गुड इवनिंग सर। गुड जय इवनिंग हिंद सर। गुड इवनिंग नमस्कार, सर। कैसे हो गुड सब? इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग प्रिया, कैसे हो बच्चा? सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्टार्ट किया था, राइट? अगर आप यस लोगों को सर। थोड़ी बहुत आइडिया हो तो। और बॉडी सेंटर क्यूबिक के अंदर, हेलो सिरिल, हाउ आर यू? गुड इवनिंग। सो लास्ट क्लास में बॉडी सेंटर में मैंने आपको बताया था कि बॉडी सेंटर्ड वो होते हैं जहां पे, सॉरी, बॉडी सेंटर सिंपल क्यूबिक था, राइट? सिंपल क्यूबिक था, सिंपल क्यूबिक था। अच्छा, एक और बात सुनो। डीपीपी में बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे बोले सर अभी नहीं बन रहे हैं, मेरे को भेज भी रहे हैं टेलीग्राम के ऊपर, तो मैं यस आपको सर। बता दूं यस सर। कि हाँ, बॉड बेसिकली जो हमारा डीबीपी सेट होता है वो इसी लेक्चर से स्टार्ट होता है, सिंपल क्यूबिक से, ठीक है? और एक लेक्चर के अंदर लोग बीसीसी वगैरह सब पर करवा देते हैं, लेकिन मेरे साथ क्या है कि मैं स्टार्टिंग में पहले करवाता हूँ वो वाला जो कि मैंने करवाया आपको, टाइप्स ऑफ सॉलिड एमॉर्फस क्रिस्टलाइन, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में कभी कभी क्वेश्चन देखे गए उसके ऊपर, तो इसीलिए वो भी आपका पार्ट होना जरूरी है, तो इसलिए मैंने वो वाला भी कवर करवा दिया है। अब हम यहाँ पे आए हैं तो तुम्हारे डीबीपीज बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है बेटा? तो टेंशन मत ओके लेना। सर। पढ़ाया ही यस नहीं है वो सब तो कैसे सर। बनेगा? अब सुनना ये ध्यान से लास्ट स्लाइड बेटा, नीचे। गुड गुड हाँ, इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, सुनना ध्यान से। सर एक डाउट था। हाँ, पूछो पूछो। सर जो आपने टेबल बनवाई थी ना, गुड इवनिंग हम्म। तो उसमें सुनना ध्यान से। हेक्सागोनल में आपने लिखवाया था कि सर एच सेंटर और प्रिमिटिव दोनों पॉसिबल है, हम्म। लेकिन एनसीईआरटी में दे रखा है कि एच सेंटर पॉसिबल नहीं है उसका। वही 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 मैं बोल रहा हूँ, समझना ध्यान से। बेसिकली क्या है कि उसका फोटो दिखाने के बाद ना मैं तुम्हें उसमें क्लियर कट बता पाऊंगा कि एग्जैक्टली वो कैसा होता है। मैं उसका फोटो आज नहीं ला पाया हूँ, मैं उसका फोटो लेके आऊंगा क्लास में, ठीक है? तब दिखाऊंगा कि एच सेंटर कब बोल सकते हैं और सिंपल क्यूबिक मतलब प्रिमिटिव, सिंपल क्यूबिक नहीं प्रिमिटिव कब बोल सकते हैं। ऐसे दोनों चीजें होती हैं। मतलब कुछ लोग उसको एच सेंटर लेके चलते हैं, कुछ लोग उसको प्रिमिटिव लेके चलते हैं, लेकिन एनसीईआरटी जो है वो बेसिकली ओवरऑल स्ट्रक्चर को समझ रही है। लेकिन जो ज्यादा बेटर डेफिनेशन है वो ये कहता है कि एक हेक्सागोनल क्यूबिक पैकिंग के अंदर ही ढेर सारे यूनिट सेल पॉसिबल हैं। आई मीन देख के लगता है वो एक यूनिट सेल है, लेकिन वो एक यूनिट सेल है नहीं, उसके अंदर ढेर सारे यूनिट सेल और भी पॉसिबल हैं। मतलब एक यूनिट सेल के अंदर फर्दर यूनिट सेल है, और यूनिट सेल क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, राइट? तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो उससे भी छोटा है, लेकिन हम उसको इमेजिन नहीं कर पाते, हम उसको देख नहीं पाते, इस कारण से हम उसको ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर एंड सेंटर ही बस पॉसिबल है। लेकिन एंड सेंटर के अलावे भी पॉसिबल है, मैं आपको अगली क्लास में विजुलाइज करवा दूंगा, ठीक है बेटा? सर कोऑर्डिनेशन नंबर सर बता दीजिए वो क्या था। कोऑर्डिनेशन नंबर था बेटा नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, मतलब किसी एटम के नियरेस्ट कितने नेबर पॉसिबल हैं, वो था कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कि टचिंग कंडीशन को मेंटेन करता होगा। मतलब कि यहां पर देखो, जैसे फॉर एग्जांपल इसी पर्टिकुलर यूनिट सेल के अंदर ये वाला जो एटम है, ये वाला एटम इस एटम को टच नहीं कर रहा होगा, है कि नहीं? ये वाला एटम नहीं इस एटम को टच नहीं कर रहा होगा, सर। लेकिन ये वाला एटम इस एटम को टच कर रहा होगा बेटा, बिल्कुल कर यस रहा सर। होगा। यही वाला एटम इसको भी टच कर रहा होगा, बिल्कुल कर रहा होगा। यही वाला आइटम इसको भी कर रहा होगा, और यही वाला आइटम इसको भी कर रहा होगा, यही वाला आइटम इसको भी कर रहा होगा, और यही वाला आइटम इसको भी कर रहा होगा। तो जिसको जिसको ये टच कर रहा है, ये सब क्या है? इसके नियरेस्ट नेबर हैं। और जो नियरेस्ट नेबर होते हैं वही क्या होते हैं बेटा? वही होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर में पार्टिसिपेट करने वाले। और यहां पर नियरेस्ट नेबर चूंकि 6 है मेरे पास, इसी कारण से मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर से कितना होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, ठीक है? ठीक है अब सर। सुनना ध्यान से, ठीक है? सुनो ध्यान से बेटा। तो यहां तक तो हमने बता दिया था आपको, ये तीनों पॉइंट हमने निकाल दिए थे, याद है? सबको याद है ना बेटा? जेड की वैल्यू कितनी आई थी इसकी? जेड की वैल्यू क्या आई थी? वन सर बाई एक आया था एक। वन। हाँ, जेड की वैल्यू 1 आई थी। लेटेस्ट पॉइंट क्या आया था? ओनली कॉर्नर। ओनली कॉर्नर। हाँ, यस संडे सर। होगा सर, अगर सेंटर पे ज्यादा बेटर नहीं रहेगा टेस्ट देने। सर इको हो रहा है सर। प्लीज आप लोग अपना अभी माइक को अनम्यूट कर लो कुछ देर, सॉरी माइक को म्यूट कर लो कुछ देर, पढ़ाने दो मेरे को भी। टचिंग कंडीशन मैंने बताया था आपको। अब सुनो ध्यान से, बीच में पूछना मत कुछ भी, नहीं तो समय फालतू बर्बाद हो रहा है। देखो ध्यान से, यहां पे मैंने बोला कि भैया ये वाला आर है और ये वाला भी क्या है? आर है। तो मैंने आपको बताया था टचिंग कंडीशन क्या होता है? आर इक्वल टू 2a, राइट? और यहां पर सॉरी 2a इक्वल टू क्या आया था? सॉरी 2r इक्वल टू क्या आया था? 2r इक्वल ए इज इक्वल टू 2 आर। ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आया था बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया था। 6। अच्छा, सुनना ध्यान से बेटा, अब यहां से बात स्टार्ट करेंगे कुछ और, सुनो। तो मैंने आपको ये बोला कि नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर कितने आए थे? तो आंसर था ये 6, राइट? नियरेस्ट नेबर इज इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है भैया? अब अगला क्वेश्चन आ सकता है कि नंबर ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर क्या होगा? बात समझना, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर क्या होगा? अब अगर मान लो ये क्वेश्चन आ गया कि नंबर ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कितने होंगे, तो वैसे केस, सुनना ध्यान से बेटा, वैसे केस में अब थोड़ा सा यहाँ पर विजुअलाइज करना पड़ेगा। सब यहाँ देखोगे ध्यान से,
देखो जैसे मैंने बोला कि इस पर्टिकुलर एटम के लिए ये सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस क्या था बेटा, जो डिस्टेंस तुम्हारा ए के इक्वल था, करेक्ट बात है, जो तुम्हारा डिस्टेंस क्या था, ए के इक्वल था। तो मैं यह बोलता हूं कि भैया नंबर ऑफ जो नियरेस्ट नेबर है जो 6 के इक्वल है वो कहां पर है, तो वो है एट अ डिस्टेंस ऑफ क्या बेटा, एट अ डिस्टेंस ऑफ तो वो तो एट अ डिस्टेंस ऑफ आर होगा ना। आर क्यों होगा भाई, डिस्टेंस तो तुम इन टर्म्स ऑफ साइड निकालोगे ना भैया। ए इसका सेंटर इसके सेंटर का डिस्टेंस होता है, बात समझ में आ रही है। तो Yes, ए sir. डिस्टेंस पर दो एटम है, दो एटम का सेंटर है, तो ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लिया जाता है। तो मैं बोलता हूं एट अ डिस्टेंस ऑफ ए क्या है बताओ, एट अ डिस्टेंस ऑफ ए तुम्हारा क्या है, पहला सबसे नियरेस्ट वाला है। अब मान लो इसके बाद वाला कहां पर होगा, तो सोचते हैं एक मिनट की लोकेशन डिसाइड करते हैं, देखना ध्यान से बेटा। अगर मैं बोलता हूं कि ये तुम्हारा नियरेस्ट है, अगर ये तुम्हारा नियरेस्ट है तो नेक्स्ट नियरेस्ट कौन सा होगा, सोचो दिमाग लगाओ। नेक्स्ट नियरेस्ट मेरे हिसाब से सर 2a पे होगा सर। ये वाला होना चाहिए। नहीं 2a क्यों होना चाहिए बेटा, ये देखो √2 होगा सर। √2a होना चाहिए। अच्छा, भैया √2a 2a और √2a दो डिस्टेंस मेरे पास है, तो ऑब्वियसली 2a की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, √2a की वैल्यू क्या है, कंपैरेटिवली कम है। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि जो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर होगा वो फॉर श्योर कहां पर होगा बेटा, वो होगा एट अ डिस्टेंस ऑफ √2a। और मुझे बताओगे √2a डिस्टेंस पर कितने नेबर्स आपको मिलेंगे, ध्यान देना बेटा यहाँ पर। हाँ सुनो ध्यान से, ध्यान देना सब लोग यहाँ पर देखो। जैसे इस एटम के लिए बात कर रहे हैं, राइट। अच्छा इस एटम के लिए अगर मैं बात कर रहा हूं तो एक क्यूब के अंदर मुझे बताओ कितने ऐसे कितने फेस डायगोनल हैं। ये फेस डायगोनल है बेटा, ये क्या है बताओ, ये फेस डायगोनल है। तो इस पर्टिकुलर क्यूब के अंदर ऐसे कितने फेस डायगोनल हैं जिसके ये √2a डिस्टेंस पर हैं। अगर मैं एक तो ये वाला है, एक तो ये वाला है, दूसरा कौन सा दिख रहा है आपको, तो दूसरा मेरे को इस पर्टिकुलर के अंदर जो दिख रहा है, एक ये वाला दिख गया, फिर एक मेरे को ये वाला दिख रहा है, क्या बोलते हो, तुम्हें दिख रहा है ये वाला, यस ये भी सर। फेस है। अच्छा और कौन सा दिख रहा है बेटा, एक ये वाला दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है ये वाला दिखा, यही होगा ना 3, और कोई पॉसिबल है, यही 3 होंगे जो √2a डिस्टेंस पे हैं। सर √2a कैसे आया, अरे बाबा फेस डायगोनल क्या होगा, अगर ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस a है, लेट्स सपोज चलो ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस a है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा भैया, ये तो ऐसे है ना, एक तुम्हारा फेस ऐसा है, एक एटम यहाँ पर आ गया। दूसरा एटम यहाँ पर है छोटू, ये डिस्टेंस तुम्हारा अगर a है और ये डिस्टेंस तुम्हारा अगर a है, तो वैसे केस में ये डिस्टेंस क्या होगा बताओ, सिंपल पाइथागोरस लगाना है, √2a होगा, है ना। तो अगर ये डिस्टेंस √2a है तो √2a में मुझे क्या दिख रहा है, ये एक क्यूब के अंदर मेरे को 3 ऐसे फेस सेंटर्स मिल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस कॉर्नर, जो क्या है, मतलब 3 ऐसे फेस डायगोनल के क्रॉस एटम मिल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस एटम, जो कि इस डिस्टेंस को मेंटेन करता है। वो डिस्टेंस क्या बेटा, वो डिस्टेंस √2 है। अब तुम ही बताओ, अगर ये एक क्यूब के अंदर 3 से ऐसा कर रहा है तो ये कितने क्यूब से घिरा हुआ है, 8 घिरा हुआ है, 8 क्यूब से घिरा हुआ है। अब सुनना ध्यान से, अब सुनो ध्यान से बेटा, 8 क्यूब से घिरा हुआ है, एग्जैक्टली तुम्हारी बात पे एग्री करते हैं हम। लेकिन सुनो, ये 8 क्यूब से जो घिरा हुआ है, लेकिन सोचो आप ही, ये वाला जो कॉर्नर है, उसके लिए ये वाला कॉर्नर, इस वाले एटम के लिए ये वाला कॉर्नर जो है वो इस क्यूब में भी कॉमन है और उस क्यूब में भी कॉमन है, मानते हो कि नहीं, इसमें भी वही है, यस सर, राइट। और ये वाला कॉर्नर घिरा हुआ इससे भी और उससे भी है, सोचो है कि नहीं। अगर मैं इस कॉर्नर को 2 के लिए काउंट कर लूं, एक तो रेड वाले क्यूब के लिए, एक ब्लैक वाले क्यूब के लिए, तो ट्वाइस काउंट हो गया ना भाई। तुमने बोला ये वाला काउंट नहीं होगा, एक में 3 है तो 8 में 24 हो जाएगा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, इसमें एक ही कॉर्नर को 2 बार काउंट कर रहा हूं, इजंट इट। सोचो आप ही, एक ही कॉर्नर, और एक बार बोलेंगे। यस सर, मैं फिर से बता रहा हूं, फिर से सुनना ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इस कॉर्नर की बात करी, राइट, इस वाले कॉर्नर की बात चल रही है, तो ये वाला जो कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर, अब देखो ध्यान से, इस वाले एटम के फेस डायगोनल पे तो है, एग्रीड, लेकिन ये वाला जो फेस है, ये फेस बस रेड वाले का फेस नहीं है, रेड वाले क्यूब का फेस नहीं है, ये वाला फेस जो है ये इस ब्लैक वाले क्यूब का भी फेस है, ये मानते हो कि नहीं। यस सर। तो वैसे केस में अगर मैं बोलता हूं कि रेड के रेस्पेक्ट में अगर ये फेस डायगोनल है तो ब्लैक के रेस्पेक्ट में भी फेस डायगोनल होगा होगा सर।
और आप ही बताओ, अगर आपने बोला 1 में 3, 8 में 24, तो वैसे केस में तुमने इसको 2 बार काउंट कर लिया ना भैया? यस सर। एक बार तो रेड के लिए काउंट किया ही किया, फिर ब्लैक के लिए भी काउंट कर लिया। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। बात समझ में आ गई बेटा? तो आप ही बताओ, अगर 2 बार Yes, काउंट sir. क्या 2 बार काउंट कर सकते हैं इसको? इसको No, 2 बार sir. काउंट तो नहीं कर No, सकते। जस्ट हाफ, दैट इज 12। नहीं, जस्ट हाफ हो जाएगा, यस सर। जस्ट हाफ हो जाएगा। बिल्कुल सही है बेटा। एक बार फिर से बताने बोल रहे हैं भैया, देखो सुनो ध्यान से बेटा। मैंने बोला एक क्यूब में इस एटम के रिस्पेक्ट में 3 ऐसे फेस डायगोनल्स हैं जो √2 डिस्टेंस पर हैं। ये बात समझ में आ गई? जल्दी बोलो। यस अब सर। अगर एक क्यूब में 3 ऐसे पॉइंट्स हैं तो आप मुझे बताओ, एक मिनट रुको। अगर एक क्यूब में 3 ऐसे पॉइंट्स हैं तो ये वाला कॉर्नर कितने क्यूब से घिरा हुआ है? 8 से घिरा हुआ है। यस सर 8 तो 8 3 कितना होगा? 24 हो जाएगा। 24। मतलब 24 ऐसे कॉर्नर्स हैं जो कि कहां पर हैं बेटा? √2 डिस्टेंस पर हैं। यस सर। अब √2 डिस्टेंस पे 23 कॉर्नर्स हो गए, सॉरी 24 कॉर्नर्स हो गए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया कि मैंने सीधा जो 3 से मल्टीप्लाई किया, वैसे केस में मैंने एक कॉर्नर को 2 बार काउंट कर लिया। सर कैसे? बेटा ये वाला कॉर्नर जो है, ये वाला जो कॉर्नर है, ये बस इसी रेड क्यूब का कॉर्नर नहीं है, ये उस ब्लैक वाले का भी कॉर्नर है, हाँ यस सर। है ना? और ये वाला फेस दोनों में कॉमन है, रेड वाले में कॉमन वही फेस है जो कि ब्लैक वाले का फेस है। बोलो। यस सर। तो वैसे केस में तुमने एक को 2 बार काउंट कर लिया सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके। तुम्हें क्या करना था? एक को एक बार काउंट करना था। यस सर। तो मतलब हर एक कॉर्नर रिपीट हो गया है। तो रिपीट जो हुआ है उसको आधा कर देंगे। तो क्या कर देंगे बताओ? 24 का 12, 24 का 12 कर देंगे। बात समझ में आ गई? यस सर आ गया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ पूछो बेटा। सर हमने ये नियरेस्ट नेबर क्यों निकाला हमें, मतलब इससे हमारा क्या फायदा हो रहा है, मतलब √2 फायदा नुकसान आईटी में क्वेश्चन आएगा। आईटी में क्वेश्चन है, इतना ही फायदा और इतना ही नुकसान। सर जैसे वो कोऑर्डिनेशन नंबर था, इसका कुछ नाम है नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर का? कोई नाम नहीं इसका, कोई नाम नहीं। ठीक सर है। एक अप्रोच सर इसको सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं क्या? नहीं, सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर अगर किसी एग्जामिनर ने लिख दिया तो वो उसकी मर्जी है, अदरवाइज तो हम मानेंगे नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। और अगर किसी ने लिख दिया सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर तो समझ जाएंगे अगला कोऑर्डिनेशन नंबर है। ऑल्दो कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन यही होता है, नियरेस्ट नेबर। बात समझ में आ गई? ओके बात सर। समझ में आ गई? सर सर इससे एक नेक्स्ट नियरेस्ट कौन सा एक होगा? बार कंफर्म करना है। क्या जैसे पूछो। हमने इसमें ऐसा लिया कि एक यूनिट सेल में 3 वो हो गए हमारे पास क्या? लैटिस पॉइंट्स, हम्म और हमने देखा कि उन सबकी कंट्रीब्यूशन 1/2 है। हम्म तो 3 में मतलब 3/2 हो जाएगी, हम्म और इनटू में 8 कर दिया। हम इस तरह से इसको ले सकते हैं, एक यूनिट सेल की कंट्रीब्यूशन 3/2 और 8 की टोटल 3/2 इंटू 8 कितना आएगा? 12। 12। और एक का तुमने बोला 3/2, एक का 1/2 एक का ठीक है, ठीक है, सही ऐसे है, ले सकते हैं। सही है, सही, एकदम सही। नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। चलो अब मुझे बताओ अगला नियरेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? सोचो। बॉडी डायग्राम। √3 है। √3 है। वेरी गुड। कहाँ होगा डिस्टेंस? एट अ डिस्टेंस ऑफ बॉडी डायग्राम। डिस्टेंस ऑफ √3 है। 2a तो नहीं होगा ना? √3 होता है 1.71, राइट? और 2 तो 2 ज्यादा होता है उससे, है ना भैया? तुम्हारे पास डिस्टेंस कौन कौन से हैं? पहला था a, दूसरा क्या था बेटा? √2a, तीसरा क्या होगा? √3a, चौथा क्या होगा? चौथा होगा 2a। बात समझ में आ रही है? बोलो। पहला a है, दूसरा क्या है बेटा? √2a है, तीसरा क्या है? √3a है, चौथा है 2a, राइट? अब अगर यहाँ पे कोई पूछेगा मेरे से कि बताओ नंबर ऑफ नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर क्या होगा, तो वैसे केस में मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पर, सुनना ध्यान से बेटा, मैंने यहाँ से एक डायगोनल निकालना है और मैं देखता हूँ यहाँ से ये वाला डायगोनल जो है बॉडी डायगोनल है। मानते हो कि नहीं? यस सर। अच्छा, एक क्यूब के अंदर एक मिल रहा है मेरे को, ऐसा मिल रहा है ना बेटा? इसके रिस्पेक्ट में एक क्यूब के अंदर तो एक ही मिलेगा बॉडी डायगोनल, यस इसके रिस्पेक्ट में। तो वैसे वैसे ये कितने क्यूब से घिरा हुआ है? 8। आंसर क्या हो जाए? 8। आ गया समझ में? यस सर। अच्छा, ऑल दो एग्जाम में इतना ज्यादा पूछते नहीं है नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, लेकिन मैं तुम्हें विजुअलाइज करने के लिए ये करवा रहा हूँ ताकि तुम्हारा विजुअलाइजेशन थोड़ा अच्छा हो जाए। लोग जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ा के छोड़ देते हैं, लेकिन मैं अगला भी करवाऊंगा। और अगला क्या होगा बताओ? अगला क्या होगा? नंबर ऑफ
नेक्स्ट टू सर नेक्स्ट ये वाला विजुलाइज नहीं हुआ सर। कौन सा वाला विजुलाइज? सर रूट 3 वाला। रूट 3 वाला नहीं हुआ? बहुत सिंपल है बाबा, देखो ये वाला तुम्हारा एटम है, ठीक है, इसी के रिस्पेक्ट में बात करनी है। तो भैया ये जो ब्लू वाले थे ये तो रूट 2a पे थे, ग्रीन वाला रूट 3a पे है। तुम्हें दिख रहा है तुम्हें ये बॉडी डायगोनल है, पूरा बॉडी क्रॉस करोगे तभी मिलेगा ना बेटा। देखो मैं तो देख पा रहा अच्छा हूँ। सर ये पीछे है। हाँ वो उस तरफ है, ये सामने है, ऐसे करके तो पूरा बॉडी हुआ ना, ओके सर। है ना। यस अब सर तुम सोचो अगर एक में ऐसा एक ऐसा मिला तो वैसे ही यहाँ भी मिलेगा। कहाँ मिलेगा सर? तो वैसे ही यहाँ पे ये वाला मिलेगा बेटा, मिलेगा ना, देखो पीछे की तरफ, है ना। वैसे ही इस वाले में यहाँ मिलेगा, बोलो। तो अगर ये 8 से घिरा हुआ है तो मतलब क्या होगा, इस वाले में यहाँ मिलेगा, देखो इस वाले में कहाँ मिलेगा बेटा, इस वाले में यहाँ मिलेगा। क्योंकि मेरे बहुत सामने में बोर्ड है तो मुझे पीछे से देखना पड़ता है, 3D विजुलाइजेशन लानी है। उस वाले इस वाले में यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। और बचा कुछ क्या? एक और बचा है ये वाला, हो गए 8, बोलो। यस सर ये सर पता चला। ये सारे ग्रीन क्या है बताओ? ये सारे ग्रीन है तुम्हारे रूट 3 पे। सर एक और बचा, एक और रह गया। और एक रह गया लास्ट कोने में। पीछे। सर ना समझ में आए तो याद करने का चांस। अंदर में सर, पीछे लेफ्ट वाला। यहाँ सर पे। वही वाला सर। हम तो जान के छोड़े थे, तुमको देख रहे थे, तुम पहचान पा रहे हो कि नहीं, हम तो जान के छोड़े थे भाई। सर बहुत डीपली विजुअलाइज कर लिए सर। लिखो लिखो सर हाँ। 6 होगा सर। सर अब ये डायग्राम वो अपने रजिस्टर में कैसे बनाएं? कैसे बना रिवीजन के लिए सर हम वहाँ मेंशन कर सर दिए हाथ सर, से सी बना के दिखा डायग्राम दो फ्रॉम आज। लेक्चर 3 लेक्चर देखो 4। इमेजिन करो तू, वो तेरा वहां पे एटम है, तू जिस रूम में बैठा है ना वहां पे एटम, एक क्यूब बना ले, सोच ले ऐसा। ऐसे मैं बताता हूँ कैसे बना। एक क्यूब बना, ज्यादा मत बना, ठीक है। एक क्यूब बना ले और इमेजिन कर तू इस रूम में बैठा है किसी एक जगह पे, मतलब तू किसी कॉर्नर पे यहाँ बैठा है। इमेजिन कर तू यहाँ पर एक किसी कॉर्नर पे ऐसे करके बैठ गया। अब तू 8 तेरे ऐसे आसपास रूम्स होंगे तब तू पूरा का पूरा ढक जाएगा, ठीक है। तो एक वाला तो यहाँ हो जाएगा कॉर्नर, है ना। वैसे ही करके सोच कि इसके बगल में भी एक ऐसा क्यूब होगा, सामने में भी इसके पीछे भी होगा, उधर भी होगा, फिर ऊपर होगा, इधर होगा, ऐसे की तरफ होगा, ऐसे की तरफ होगा, टोटल 8 होंगे। इमेजिन करना सारे के सारे तेरे आसपास बहुत सारे क्यूब्स हैं, इमेजिन कर। और बॉडी डायगोनल में देखना है मेरे को। तो अगर मैं वहां पे बैठा हुआ हूँ तो मेरे लिए वो वाला एक बॉडी डायगोनल होगा। इमेजिन कर ऐसे करके, और कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर तुम ऐसा फोटो बनाने जाएगा ना तो पता चलेगा, सॉरी ऐसा फोटो बनाने जाएगा तो पता चलेगा बन भी नहीं पाएगा तेरे पास फोटो, और ऊपर से तू कंफ्यूज भी रहेगा, ठीक है। थोड़ा इमेजिन करना सीख, नहीं तो फिर नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगी। और हमारे पास बहुत सारे है भी नहीं ऐसे एग्जांपल, तो बहुत सारा टेंशन नहीं लेना है, बहुत सारे बच्चे याद भी कर लेते हैं, ठीक सर है। हाँ बेटा। सर बट ये जो कॉर्नर्स है ये भी तो है ना, किसी से शेयर हो रहे हैं तो ये डिवाइड नहीं होंगे क्या? तो शेयर हो रहे हैं तो बेटा इसके रेस्पेक्ट में बात करनी थी। तो अब वो किससे शेयर हो रहा है वो अपना ठेका ले, अच्छा सर, है ना। प्रॉब्लम है। हम किसी एक को पकड़ेंगे ना, हम सबके रेस्पेक्ट में थोड़े ले सकते हैं। सबके रेस्पेक्ट मिलेंगे तो भैया सबका अलग अलग नहीं, सबका यूनिक ही है भैया। इसका अगर 8 है रूट 3 तो इसका भी क्या होगा, रूट 3 पे 8 ही होगा। इसका भी क्या होगा, रूट 3 पे 8 ही होगा। तो वैसे आंसर क्या करेगा, 8 ही तो करेगा। किसी एक लैटिस पॉइंट को पकड़ के उसके हिसाब से निकाल दे, सबके लिए वो क्या है, वैलिड है। बात समझ में आ गया? बोलो। यस सर। आप पूछो कुछ पूछ रहे थे। सर नंबर ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर इज इक्वल टू 12। सर हमारी कैलकुलेशन से कैसे आएगा सर? इमेजिनेशन से तो आ जाएगा। कैलकुलेशन से दुनिया में कोई नहीं कर सकता 3D को। कैलकुलेशन से सॉलिड स्टेट को दुनिया में कोई नहीं कर सकता, बिकॉज देयर इज नो फार्मूला। यू हैव टू सी, यू हैव टू विजुअलाइज, ठीक है। अगर ऐसे फार्मूला होता तब तो 3D हम पढ़ते ही नहीं, हम फोटो बना के लाते ही नहीं, फार्मूला लिखा देते सारा, ठीक है बेटा। ये विजुअलाइज ही करना पड़ेगा। अभी तो फिर भी विजुअलाइजेशन कम है, आगे देखो ना विजुअलाइजेशन कितना खतरनाक होने वाला है, आगे देखना। कोई बात नहीं, वहां भी समझाऊंगा, सब हो जाएगा। नेक्स्ट जल्दी बता क्या होगा। नियरेस्ट नेबर 6 होगा। कितने होंगे अब? 6 होंगे, बोलो। 0 या जो चीज ए डिस्टेंस पर है वही कहाँ होगा, 2a डिस्टेंस पर होगा, है कि नहीं भैया। मतलब क्या है, यहां से तुम यहां जा रहे थे, अब थोड़ा आगे निकल जाओ, अगले क्यूब में चले जाओ। यहां से तुम यहां जा रहे थे, अब थोड़ा आगे निकल जाओ। 8 क्यों होगा चिल्लर? 6 होगा ना, 6 होगा ना। आगे यहाँ तो यहाँ आते थे पहले, अब थोड़ा आगे निकल जाओ। मतलब
मतलब थोड़ा थोड़ा आगे निकलते जाना है, थोड़ा आगे निकल जाओ। मतलब कौन सा पेन लें भैया, ये लेते हैं, थोड़ा आगे निकल जाओ। एक्सिस पे 2 आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? हर एक्सिस में ट्वाइस चले जाओ, आगे चले जाओ। हर एक्सिस में ट्वाइस चले जाओ। यहाँ पे नीचे आ रहे थे, थोड़ा और नीचे चले जाओ। यहाँ पे ऊपर और ऊपर चले जाओ। यहाँ पे राइट में, लेफ्ट में तो और आगे चले जाओ। और क्या, ये हो गया। कितने हो गए आंसर में? 6 हुए। वैसे ही पीछे जा, पीछे जा तो पीछे और चले जा। 6 हो गए। ये विजुलाइजेशन नहीं हो रहा, करना स्टार्ट हो जाएंगे ना, मतलब हाँ अगले में 12 आएंगे, अगले में 8 आएंगे। ये विजुलाइजेशन हो रहा है। सर ये वाला हो गया। हाँ ठीक है, बस इतना ही काफी है बेटा। नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट किसी एग्जाम में आज तक नहीं पूछा गया, बट फिर भी हमने बता दिया कि पता नहीं आ जाए तो कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में 12 ही होंगे ना? हाँ उसके बाद ऐसे रिपीट हो जाएगा, रिपीट होता जाएगा। ठीक है बेटा, चलो अब सुनो ध्यान से। अब अगला है तुम्हारा डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी क्या होता है बेटा? आप सुनो बच्चा, मास बाय वॉल्यूम। सब सुनो ध्यान से। बच्चे इसका फॉर्मूला याद करते हैं, बट मैं किसी को याद करने के लिए नहीं बोलता, क्योंकि ये फॉर्मूला याद करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। सोचो, लॉजिकली सोचो। रीजन क्या है? कभी कभी एग्जामिनेशन हॉल में डेटा आगे पीछे कर देता है, तो बच्चा फॉर्मूला याद करके जाता है और फंस जाता है। तो वैसा नहीं करेंगे हम लोग, थोड़ा सोच के जाएंगे, समझ के जाएंगे। अब आप मुझे बताओ, डेंसिटी का फॉर्मूला तो है, डेंसिटी तो पता है मुझे कि भैया डेंसिटी एक ऐसी चीज है जो थ्रू आउट द सॉलिड क्या होती है? कांस्टेंट होती है। मानते हो कि नहीं? यस सर। आयरन का इन्ना सा टुकड़ा लो, कि आयरन का इन्ना सा टुकड़ा लो, डेंसिटी क्या हो रही है बताओ? डेंसिटी कांस्टेंट होगी, है ना? तो मतलब अब अपन डेंसिटी चाहे एक यूनिट सेल का निकालें या पूरा का पूरा लैटिस का निकालें, बात क्या रहेगी बता? सेम रहेगी, सेम रहेगी। अब सुनना ध्यान से बेटा। तो मतलब अब अपना कोई अपना जो आपका माइक शायद अनम्यूट है, उसको म्यूट कर लो। किसी का माइक अनम्यूट है, म्यूट कर लो प्लीज, म्यूट कर लें। कुछ ऐसा पता नहीं रोबोटिक साउंड आ रहा है मेरे को। सुनो, तो यहां पर अगर हमने बोला कि मुझे पूरे लैटिस की डेंसिटी निकालनी है, और कोई बच्चा बोलता है नहीं मुझे यूनिट सेल की डेंसिटी निकालनी है, क्या आंसर सेम आएगा? आंसर सेम आएगा। क्यों भाई? क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू होती है हर सॉलिड के रेस्पेक्ट में। तो वैसे केस में मुझे उसके साइज से मतलब नहीं है, मुझे किससे मतलब बताओ? उस पर्टिकुलर स्पीसीज से मतलब है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो मैं क्या देख पा रहा हूं कि भैया टोटल मिला के यहां पर कितने एटम एक यूनिट सेल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? कैन यू प्लीज टेल मी? जेड की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, डेंसिटी होता क्या है? मास बाय वॉल्यूम, यही होता है ना बेटा? मास बाय वॉल्यूम। अच्छा एक बात मुझे बताना, इस पूरे यूनिट सेल के अंदर कितना मास कंट्रीब्यूट कर रहा है? कितने मास है इसके अंदर? एक एटम का मास। हाँ, ये बात जिसने बोला ही वो बहुत बड़ी बात बोल दी इसने। एक एटम का मास है, एक मोल का नहीं। कितना बेटा? एक एटम का मास है। क्यों? एक एटम का। आप भाई यूनिट सेल के लेवल पे डील कर रहे हो, यूनिट सेल बहुत छोटा यूनिट है। तो वैसे केस में यहां पर एक एटम का मास है, और एक एटम का मास जो होता है वो क्या होता है? तो आपको पता होगा, एक एटम का मास या तो हम एएमयू में लिखते हैं या नहीं तो हम ग्राम में लिखते हैं। लेकिन ग्राम में जब लिखते हैं तो मुझे ये बात पता है कि लेट सपोज मान लो कोई बोलता है आयरन, अब आयरन का मास कोई बोलता है कि आयरन का मास जो है वो 56 ग्राम है। क्या मतलब वो पता है? मतलब ये हुआ एक मोल का इतना है। मतलब हुआ कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम, 23 एटम्स ऑफ क्या बेटा? ऑफ आयरन का मास कितना होगा? इज इक्वल टू 56 ग्राम। बोलो यस यस है ना? अच्छा इससे मुझे बताओ एक एटम का मास कितना होगा? 56 by Na। 56 divided by सही है, सही है। तो वैसे ही केस में, अच्छा मैं इस 56 को अगर मान लो m से रिप्लेस कर दूं, ठीक है, तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बेटा? Na, m by Na है ना? अच्छा एक बात बताओ, यहां पर जो ये m है, ये m क्या है? ये m है एटॉमिक मास इन ग्राम। मानते हो कि नहीं? यस एटॉमिक मास इन क्या बेटा? इन सब मोलर मास होएगा ना ये तो। अरे कुछ भी ले लो, एटम लिया मैंने आयरन का तो एटॉमिक मास लोगे ना छोटू? यस सर। मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूलर मास ले लेंगे, इसमें क्या है? तो वैसे केस में मैं बोलता हूं कि यहां पर m जो है वो एटॉमिक मास है किसका? किसी भी चीज का, जिस भी एटम का सिंपल क्यूबिक बना हुआ है, जो भी यहाँ रेड कलर के एटम दिख रहे हैं, इसका बताओ मॉलिक्यूलर मास, सॉरी एटॉमिक मास कितना है? कैपिटल M। लेकिन दैट m मस्ट बी व्हाट? इन ग्राम। दैट एटम मास मस्ट बी इन व्हाट? मस्ट बी इन ग्राम। और फिर उसको आप किससे डिवाइड करोगे? एवोगाड्रो नंबर से, राइट? तब आप वैल्यूज पुट करना।
या तो देखो, या तो तुम m बाय na करो, अगर m बाय na करोगे तो m किस में लोगे बेटा, ग्राम में लोगे, बोलो। और अगर आप सिंपली m लिखते हो तो किस में लोगे फिर, तो यहां पर जो m होगा ये लेंगे अपन किस में, मास इन AMU। मतलब समझना ध्यान से बेटा। सर क्यों ऐसा क्यों किया आपने, क्योंकि बेटा सुनना ध्यान से, अगर हमने ओनली m लिया, अगर ओनली m लिया तो इसका ये मतलब हुआ कि तुमने m इंटू 1/na लिखा है, और 1/na क्या होता है, 1/na क्या होता है, 1/na ग्राम क्या होता है, यही AMU होता है, राइट। ये क्या हो गया, m AMU हो गया, राइट। तो m AMU जो होता है वो नथिंग बट 1/na ग्राम होता है। अब यहां पर जो मास मुझे यूज करना है वो कौन सा यूज करना है, तो अगर मैंने बोला कि भैया टोटल मिला के एक एटम है, तो मैंने एक से मल्टीप्लाई कर दिया उसके एटॉमिक मास को, और डिवाइड बाय, चूंकि एटॉमिक मास ग्राम में है तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, राइट, और इनटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वो कितना होगा बेटा, AQ। मानते हो कि नहीं, बोलो। यस सर। हेलो हेलो, यस सर। यस सर, यस सर। तो ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे बेटा, एयर m इज दी क्या, मास ऑफ एटम इन क्या, इन ग्राम, राइट। अच्छा, दूसरा क्या बेटा, क्या बोला, हाँ मोलर मास लिखो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। m इज दी मोलर मास लिख लो, हाँ मोलर मास लिख लो, मोलर मास मतलब एक मोल का मास इन ग्राम, और ऐसा लिख लो एटॉमिक मास ऑफ एटम इन ग्राम, जैसे लिखना हो। और अगर हम चाहें तो इसी चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं, रो इक्वल टू m बाय सीधा A³। अब यहां पे बताओ m क्या है, AMU वाला मास ऑफ एटम इन क्या बच्चा, इन AMU। ये ध्यान रखना बेटा, एग्जाम हॉल में कभी कभी वो गड़बड़ा देता है मैटर, कभी कभी m/A³ लिख देता है, कभी m/na इंटू A³ लिख देता है। क्वेश्चन में भी ऐसा लिख सकता है, ऑप्शन में भी लिख सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो वैसे केस में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों चीजें हैं सेम, क्योंकि अगर मैं AMU में डालूंगा तो AMU को लिख सकता हूँ मैं 1/na, राइट, तो अल्टीमेटली वहीं पहुंच जाऊंगा। AMU को मैं लिख सकता हूँ क्या, 1/na ग्राम, इजंट इट, तो अपन वहीं फिर से पहुंच जाएंगे। मतलब सर क्वेश्चन में फॉर्मूला ही पूछ लेता है क्या, फॉर्मूला नहीं पूछता है, वो लिख देगा मास ऑफ वन एटम इज 56 AMU। अब बच्चा को लग रहा है कि सर ने फॉर्मूला तो पढ़ाया था m/na इंटू A³, यहाँ पे 56 AMU में डाल दिया और AMU को चेंज भी कर दिया ग्राम में, और नीचे में एवोगाड्रो नंबर भी डाल दिया। नंबर ऐसा ऐसा आ गया, सुनो ध्यान से, क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि आयरन का मास है 56 AMU, अब ऐसा लिख दिया उसने, तो बच्चे को याद आया फॉर्मूला सर ने पढ़ाया था Z इंटू, अब Z की वैल्यू 1 है क्योंकि नंबर ऑफ एटम, इंटू क्या, मास ऑफ एटम इन ग्राम AMU, सब भूल चुका है वो, बस फॉर्मूला में चूंकि क्वेश्चन में दे रखा है तो 56 उठा लिया, क्योंकि सर यहाँ पे होता ही था 1 इंटू m डिवाइड बाय na। अब यहाँ पर na भी कर दिया इसने, क्या कर दिया 6.0 उसके बाद चूंकि a की वैल्यू दे रखी है, इसके क्वेश्चन में दे रखा होता है, तो A³ भी निकाल दिया। उसके बाद यहाँ पर AMU को इसने ग्राम में भी कन्वर्ट कर दिया, जो कि होता है 1.24 इंटू 10 की पावर -24। अब बताओ ये क्या जाएगा, कैलकुलेशन कहाँ जाएगा इसका, समझ रहे हो, 1.66 नहीं होता, 1.66 होगा सर। हाँ 1.66, ठीक है। अब अगर तुम इसका कैलकुलेशन करोगे तो कहाँ जाएगा ये, सर ये आउट ऑफ द बॉक्स जाएगा सर, बहुत अजीब हो जाएगा, तो इसीलिए ये काम नहीं करेंगे। अगर नीचे Na डाल रहे हैं तो ये किस में ले लोगे बताओ, ये सिंपली ग्राम में ले लेना, ठीक है। सर अगर एटम्स डिफरेंट हुए तो m कैसे लेंगे, बेटा देखो कोई भी चीज ना क्रिस्टलाइज होती है एक पर्टिकुलर यूनिट के अंदर, ठीक है, तो एटम डिफरेंट नहीं होंगे, अगर एटम डिफरेंट होंगे तो फिर Z1 + Z2 होगा, अलग अलग निकालेंगे, उस पर्टिकुलर एटम का नंबर इनटू उसका मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय क्यू प्लस दूसरे एटम का डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। बात समझ में आया? ठीक है सर। एक एग्जांपल दे दो थोड़ा ऐसा, मतलब आएगा एग्जांपल आएगा, वो मिक्स वाला एग्जांपल आगे आएगा बेटा। हाँ जैसे अपन 1.66 into 10 power -24 क्या है? ये है बेटा बेसिकली AMU से ग्राम में कन्वर्जन, ये AMU लिखा था ना, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अब ऑप्शन में है ग्राम पर सीसी, तो ये ग्राम में लाओगे तब तो नीचे सीसी लाओगे, सीसी क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब,
क्वेश्चन आएगा, समझ में आएगा, क्वेश्चन देता हूं, आ जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। मैं बस बता रहा हूं गलतियां कहाँ करते हैं बच्चे, गलतियां यहाँ कर देते हैं, तो ये गलती नहीं करेंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे, अगर m बाय ए क्यूब लिख रहे हैं तो m किस में होना चाहिए बताओ, m होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, AMU में, चिल्लर। और फिर क्या करोगे, रो इक्वल टू, अब m AMU में है लेकिन ऑप्शन सारे ग्राम पर सीसी में है, तो AMU पर सीसी तो है नहीं, तो क्या करोगे, तो m इंटू कर दोगे किसको, 1.66 10 की पावर -24 डिवाइड बाय ए क्यूब। अब तुम ये कैलकुलेशन देखो और ये कैलकुलेशन देखो, दोनों बात क्या है, सेम ही है, नहीं है, देखो भाई 1/NA भी क्या होता है, यही तो होता है, सेम ही कैलकुलेशन है। अब ये ग्राम पर सीसी में आएगा, ये ग्राम इसका आ गया, और नीचे तुम्हारा ए क्यूब है। अब ए जो है तुम्हारा साइड लेंथ, इसको तुम्हें बस सेंटीमीटर में रखना है और कुछ नहीं करना है, ताकि सीसी आ जाए, सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब आ जाए। बात समझ में आ रही है? यस सर। बेटा ये ध्यान रखना, गलती मत करना, बस बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं, फिर मेरे को इरिटेशन होती है उसमें। ये मूल कंसेप्ट का पार्ट है, लिख लो। अच्छा एक काम करना, इसको यहाँ पे मत लिखना, रीजन क्या है तुम बाद में कंफ्यूज हो जाओगे, दो दो चीज एक साथ लिखी हुई है, कहीं MU में लिखा है कहीं इसमें, ये लिख लो, ये वाला, ये मत लिखना। आगे बढ़े सर। सर ये प्रिमिटिव का ही पार्ट है ना? ये प्रिमिटिव का ही पार्ट है। आगे है पैकिंग फ्रैक्शन सिंपल क्यूबिक, राइट। अब पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं इसको, ये क्या होता है, तो पैकिंग इफिशियंसी नाम से ही क्लियर है, इफिशियंसी ऑफ पैकिंग, मतलब कि ये कितने इफिशिएंटली इस क्यूबिक स्ट्रक्चर को पैक कर रहे हैं, इजंट इट, यही तो मतलब हुआ, बोलो। ये मतलब हुआ कि इसका जो भी अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट कितने इफिशिएंटली इस पर्टिकुलर क्यूब को पैक कर रहा है, वही बताता है क्या बेटा, वही बताता है पैकिंग इफिशियंसी। अब यहां पर अगर देखा जाए तो पैकिंग इफिशियंसी अगर चेक किया जाए तो पैकिंग इफिशियंसी क्या होनी चाहिए, तो पैकिंग इफिशियंसी होनी चाहिए कितना वॉल्यूम एटम ले रहा है डिवाइड बाय कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है, मानते हो कि नहीं, बोलो, कितना वॉल्यूम एटम ले रहा है डिवाइड बाय कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है कि नहीं, जल्दी बोलो। अब यहां पर कितना वॉल्यूम एटम ले रहा है कैसे पता चलेगा, तो कुछ नहीं है, हम सिंपल क्या करेंगे, हम लिखेंगे पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय क्या बेटा, एटम, मानते हैं कि नहीं, डिवाइड बाय क्या बेटा, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्या बच्चा, क्यूब। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे रूम के अंदर, तुम एक रूम में रह रहे हो, क्या रूम के अंदर बस तुम हो, नहीं है, तुम्हारे साथ बहुत कुछ और भी है, टेबल है, डेस्क है, चेयर होगा, लैपटॉप होगा, मोबाइल होगा, सब कुछ होगा। तो तुम्हारे रूम का कितना स्पेस तुम सबने मिलकर ऑक्यूपाई कर रखा है, दैट शोज द पैकिंग इफिशियंसी। लेट्स सपोज किसी के रूम के अंदर बहुत सारा सामान भरा हुआ है, मतलब क्या है, मतलब है पैकिंग इफिशियंसी उस रूम की बहुत ही ज्यादा है। बात समझ में आ गई। और बोलते हैं ना लोग, सामान को अरेंज करके रखो, ज्यादा सामान रखाएगा, क्यों, बिकॉज अरेंजमेंट के साथ साथ इफिशियंसी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर तुमने सामान बिखरा के छोड़ दिया तो क्या होगा, कुछ कम सामान के अंदर ही तुम्हारा रूम भरा हुआ लगेगा, इजंट इट, तुम्हारा रूम क्या होगा, बहुत ही भरा हुआ लगेगा। लेकिन अगर तुमने सही तरह से सामान अरेंज कर रखा है तो एफिशिएंसी क्या होगी, रूम की पैकिंग वाली ज्यादा होगी। तो वैसे केस में यहां भी इस रूम के अंदर कितने एटम प्रेजेंट हैं, तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि सर यहाँ वॉइड स्पेस भी बहुत ज्यादा है, इजंट इट, आपको दिख रहा है, यस वॉइड स्पेस बहुत ज्यादा है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है। सर कैसे, यहाँ दिख तो रहा है बहुत ज्यादा है, नहीं बेटा, वहां से इमेजिन मत करो, यहां से इमेजिन करो, देखो बहुत ज्यादा तो नहीं है ना बेटा, ये टचिंग कंडीशन में है ना, बहुत ज्यादा भी वाइड स्पेस नहीं है, बट वाइड स्पेस तो है ही है। सर कहाँ वाइड स्पेस है, अरे ये जो है वाइड स्पेस ही तो है, बोलो, नहीं है वाइड स्पेस, देखो खाली जगह है। सर ये हमेशा टचिंग कंडीशन में होता है, ये टचिंग कंडीशन में सिंपल क्यूबिक में रहते हैं, ये टचिंग कंडीशन में सिंपल क्यूबिक में रहते हैं। तो वैसे केस में अगर मैं बोलता हूं कि भैया यहां पर पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब आप मुझे बताओ टोटल मिला के एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट है, 1 तो 1 इंटू, अब आप मुझे बताना व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ एटम 4/3 पाई आर क्यूब, वेरी गुड, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या है, तो आंसर ये क्यूब। बात समझ में आ रही है बेटा, बोलो। अच्छा अब यहां पर हमने क्या करा, यहां पे लिख दिया 4/3 पाई और आर क्यूब तो लिखा ही लिखा, और मुझे पता है 2r = a होता है,
बोलो। Yes, sir. 2r इक्वल टू ए होता है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या कि 2r का होल क्यूब? सोचो, यस सर। आराम से लिख सकते हैं भैया। सिंपल क्यूबिक में मुझे पता है, सिंपल क्यूबिक में 2r इक्वल टू क्या होता है बेटा? 2r इक्वल टू ए होता है। टचिंग कंडीशन याद है? जल्दी Yes, बताओ। अच्छा, अब अगर इसको मैं सॉल्व करना चाहूं तो क्या आएगा बेटा? यहाँ आएगा 4/3 पाई इंटू आर क्यूब डिवाइड बाय 8r क्यूब। मानते हो कि नहीं? देखो, यस सर। आर क्यूब से आर क्यूब क्या हो गया बेटा? कैंसिल आउट हो गया। 4 2 जा क्या हो गया? 8 हो गया। क्या आ गया बेटा? ये π/6। और π/6 को जब तुम सॉल्व करोगे यू विल गेट 0.52 के आसपास। कितना आने वाला है यहाँ पर? 0.52। मतलब टोटल वॉल्यूम का 52% क्या होगा बताओ? एटम होगा। टोटल वॉल्यूम 52% क्या होगा बेटा? एटम होगा। लेकिन कहां पे? कौन सा स्ट्रक्चर के अंदर? सिंपल क्यूबिक। कौन से में बेटा? सिंपल क्यूबिक के अंदर टोटल वॉल्यूम का 52% एटम ऑक्यूपाई करेगा। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि परसेंटेज पैकिंग इफिशिएंसी इज इक्वल टू 52%। बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। Yes, sir. मुझे बताओ परसेंटेज वॉइड क्या होगा? 48%. 48%. आज सुनना ध्यान से बेटा। कभी कभी एग्जाम हॉल में बच्चा ये डेटा तो याद कर लेता है, बट ये वाला ऑप्शन सेट कर देगा। मतलब सारे ऑप्शन, हाँ डीपीपी में भी था, तो सारे ऑप्शन पाई के टर्म्स में सेट कर देगा। तो आप कंफ्यूज तो नहीं करोगे ना बेटा? जल्दी बोलो। नो सर, नो सर। नो सर। तो मुझे बताओ हवा कितने हैं इसके अंदर? 48%। कितने हैं एटम? 52%। 52%। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लिख लो फटाफट। लिया सर। सबने लिख लिया? कॉपी करने में तो बहुत माहिर हो। नो सर, नो सर। उस्ताद हो सर। कॉपी। हाँ तो एक बार ये 1 × 4/3 πr क्यूब आपने किया, वो क्या है? वन क्या चीज है ये? बेटा 1 है टोटल नंबर ऑफ एटम, ओके। और 4/3 पाई आर क्यूब क्या है? एक एटम का वॉल्यूम। हाँ हाँ हाँ। ऐसे मैं डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिख देता हूं पैकिंग एफिशिएंसी का, और पैकिंग एफिशिएंसी का डायरेक्ट फॉर्मूला अब इसी से समझ लेते हैं। क्योंकि यहां पर एक एटम था तो हमने 1 किया। अगर मान लो 2 होता तो 2 करते, 3 होता तो 3 करते। तो पर यूनिट सेल में कितने एटम है तो उसको हम लोग जेड लिखते हैं बेटा। बोलो, जेड ही लिखते हैं। इनटू क्या हो गया? एक एटम का वॉल्यूम कितना होगा? चाहे किसी में हो, एफसीसी किसी में भी हो, क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब भी होगा भैया। वो तो स्फेरिकल है, वॉल्यूम तो 4/3 पाई आर क्यूब भी होगा, और डिवाइड बाय ए क्यूब भी होगा बेटा, वो भी क्यूब ही होगा। Yes, sir. है ना? तो ये तुम्हारा पैकिंग एफिशिएंसी का जनरल फॉर्मूला हो गया। ये तुम्हारा पैकिंग एफिशिएंसी का जनरल फॉर्मूला हो गया। चाहे वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक हो, चाहे वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक हो, चाहे वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हो, चाहे वो सिंपल क्यूबिक हो, भैया फॉर्म जो मतलब तुम्हारा जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? ए क्यूब ही तो होगा। सोचो भाई, क्यूबिक है तो वॉल्यूम क्या होगा? ए क्यूब ही होगा, राइट? अच्छा, चाहे वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर एटम हो, या बॉडी सेंटर के अंदर एटम हो, या सिंपल क्यूबिक के अंदर एटम हो, एटम का वॉल्यूम क्या होगा? स्फेरिकल है तो 4/3 पाई आर क्यूब ही होगा, इजंट इट? यस सर। पर चेंज क्या करेगा? तो चेंज ये करेगा कि बॉडी सेंटर के अंदर जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, है ना? और ए और आर के बीच रिलेशन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा भैया। यस सर। समझ में आ रही बात? बाकी सब क्या रहेगी? बाकी सब बातें सेम ही रहेगी। हाँ बेटा पूछो। टी को z π/6 नहीं लिख सकते? जेड π/6 नहीं कर सकते बेटा। जेड π/6 तो तब आया ना जब 2r = a है। ये बस सिंपल क्यूबिक में होता है। बॉडी सेंटर में रिलेशन कुछ और होगा, फेस सेंटर में कुछ और होगा। बात समझ में आ गई बेटा? अच्छा सर, क्या हम क्यूब के ही स्टडी ही करेंगे ना? हाँ, बस हम लोग क्यूब का स्टडी करेंगे, और किसी का स्टडी नहीं करना होता मैं। चलो अच्छा, एक बात बताओ बेटा, अगर मान लो कोई बोलता है इसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या लिखोगे? तो रो का जनरल फॉर्मूला हो चुका है। 1 की जगह क्या लिख दूं मैं? जेड लिख दूं। जेड सदीश। मॉलिक्यूलर मास तो मॉलिक्यूलर मास है, एटॉमिक मास चाहे एटॉमिक मास जो भी बोलना है, जो भी एटम लगा हो उसका एटॉमिक मास ले लेंगे, डिवाइड बाय क्या बेटा? ए क्यूब इनटू ए क्यूब। बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। यस। फॉर्मूला फॉर डेंसिटी।
क्लियर सर। आगे समझ में? सर यस सर। हाँ बोलो सर। तो एक चीज समझ नहीं आ रहा सर, आप यहाँ पर नंबर ऑफ एटम 1 क्यों ले रहे हैं सर? नंबर ऑफ एटम 1 क्यों ले रहे हैं? सारे रामायण पढ़ के सीता इसकी पत्नी है। प्रिमिटिव में क्या बताया था छोटू? प्रिमिटिव में अगर बस कॉर्नर कॉर्नर पे एटम है तो एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8 होता है। यस सर। अगर कोई बच्चा लेट ज्वाइनिंग है उसके लिए तो मैं बोलूंगा पहले आप पुराना रिकॉर्डिंग देख लीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा हमेशा। मैंने बोला एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। 1/8। कितने कॉर्नर से बेटा? 8। 8। क्या कॉर्नर के अलावा कहीं और एटम है? नो सर। तो 1/8 into 8 कितना होगा? सर चौका सर। कितना होगा? 1 होगा। 1 होगा। तो एक ही एटम इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना इसके अंदर। यस सर, यस सर। एक ही तो लोगे। समझ गया सर, आया समझ में? समझ गया सर। बेसिकली इस कॉर्नर से 1/8 वॉल्यूम आया, इस कॉर्नर से 1/8 आया, इस कॉर्नर से 1/8 आया। मैं कितनी बार 1/8 ऐड करता रहूंगा? सिंपली क्या करूंगा? 1 into 4/3 पा रही। बात समझ में आ गया? और सर आपने जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये किसी भी क्यूब के लिए है ना? किसी के लिए भी वैलिड है, किसी के लिए वैलिड है। ठीक है, अब बस वहां पर ए और आर का रिलेशन चेंज होगा और जेड का वैल्यू चेंज होगा। बात समझ में आ गई? जो नया वाला क्यूबिक था उसमें ए और आर का चेंज होगा और जेड का वैल्यू चेंज होगा। चलो अगला कौन है बेटा? बॉडी सेंटर्ड। अब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर फटाफट मुझे बता जाओ, एकदम समय बर्बाद नहीं करते, इसमें लैटिस पॉइंट कौन कौन से हैं जल्दी से? 2। अरे कौन कौन से? बॉडी सेंटर कॉर्नर्स एंड बॉडी सेंटर्स। बॉडी सेंटर, राइट। चलिए अब मुझे बताओ कंट्रीब्यूशन कितना कितना का है इसके अंदर? तो कंट्रीब्यूशन है एक तो 1/8 और एक क्या दे रहा है? 1 दे रहा है। बोलो 1 दे रहा। अच्छा, नंबर ऑफ एटम क्या होगा? तो 1/8 into 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। कोई दिक्कत है इसमें? इसमें तो दिक्कत नहीं है ना बेटा? किसी को दिक्कत है पूछ ले भैया। देखो यहाँ पर ये 1/8 into 8 क्यों आया बेटा? क्योंकि ये कॉर्नर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन है। और ये 1 क्यों आया? बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन है। बॉडी सेंटर किसी और के साथ क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्या बॉडी सेंटर किसी और के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड है? नो सर। नहीं है। अच्छा, क्या कॉर्नर डिस्ट्रीब्यूटेड है? हाँ बिल्कुल है। यस सर। कितनों के साथ है? कितनों के साथ है? 8 के साथ है। तो 8 का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो 8 कॉर्नर कितने हो गए? 1/8 into 8 और प्लस 1। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं ऐसा कि दिस इज फॉर कॉर्नर। लिख लो बगल में कहीं पर, बाद में कंफ्यूज मत करना अपने आप को। दिस इज फॉर कॉर्नर और दिस इज फॉर क्या बेटा? बॉडी सेंटर। अब मुझे बताओ 1 + 1 कितने हो गए? 2 हो गया। 1 + 1 2 हो गए। तो जेड की वैल्यू क्या होगी बीसीसी में? जेड की वैल्यू बीसीसी में क्या होगी बेटा? बीसीसी में 2 होगी। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुमको यहाँ पे कॉर्नर टचिंग कंडीशन पे दिख रहे हैं? नो सर। नो सर। ऑल सिंपल क्यूबिक में क्या था? सिंपल क्यूबिक में क्या था? टचिंग, राइट। ऐसे सिंपल क्यूबिक में ये टचिंग पे थे ना बेटा? 8 कितनों के साथ है? सिंपल क्यूबिक में अपना माइक अनम्यूट करो, सॉरी माइक म्यूट करो। सिंपल क्यूबिक में ये कॉर्नर टचिंग कंडीशन में थे, राइट। लेकिन बॉडी सेंटर के अंदर ये कॉर्नर टचिंग कंडीशन पे नहीं होंगे। ऐसा क्यों हुआ सर? तुम ही सोचो ना, इमेजिन करो। मान लो 5 दोस्त, मुझे बताओ 1 + 1 कितने हो गए? 2 हो गया। ये किसका बहुत पीछे वीडियो चल रहा है भाई? सुनना ध्यान। क्या होगी बेटा? जो एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्टेड होते हैं ना तब पीछे आ जाते हैं वॉइस, तब मैच नहीं करती। तो अपना माइक अभी करो, सुनना ध्यान से। मैंने बोला कि अगर तुम्हारे पास, लेट्स सपोज हम लोग इमेजिन करते हैं कि मान लो 10 लोग हैं ऐसे करके हाथ पर खड़े हैं और सडन से कोई एक मोटा सा आदमी बीच में खड़ा हो जाए, तो पॉसिबिलिटी ये है कि हम हाथ को छोड़ना पड़ जाए। क्यों? उसको जगह दान देने के लिए, इजंट इट? सोचो ना। ये कुछ ऐसा ही है कि सिंपल क्यूबिक था, उसमें मैंने बड़ा सा एटम लाके बीच में डाल दिया, तो क्या होगा? ये सब दूर दूर हो जाएंगे भाई, बोलो। और जिसको बीच में लाएंगे वो क्या करेगा? वो इन सब के टच में रहेगा। मतलब कॉर्नर के टच में अब कौन है बेटा? अब बॉडी सेंटर है। बॉडी सेंटर। अब कॉर्नर के टच में कॉर्नर नहीं है, तो आप ही मुझे बताओ
टचिंग कंडीशन चेंज हो गई? हो गई सर। अगर Yes. टचिंग कंडीशन चेंज हो गई Yes, sir. तो आर और ए के बीच का रिलेशन भी चेंज हो जाएगा। सोचो। यस Yes. सर। और वॉल्यूम अगर भी चेंज हो जाएगा सर। ए के बीच का रिलेशन चेंज हो गया तो वैसे केस में बताओ क्या हो जाएगा? वैसे केस बहुत कुछ चेंज होगा, डेंसिटी भी चेंज होगा, पैकिंग Yes. फ्रैक्शन भी चेंज होगा, और मैं क्लियरली देख के बता सकता हूं कि इसका पैकिंग फ्रैक्शन पुराने वाले से ज्यादा होना चाहिए, इजंट इट? ज्यादा होगा। यस सर। है ना? देख के बता सकता हूं। यस सर। चेक करके देख लेते हैं। अच्छा, एक बात सर। बताओ, अगर कोई आपसे पूछेगा यहाँ पे टचिंग कंडीशन क्या है, क्या बोलोगे? तो मैं बोलूंगा कि सर देखो, ये वाला यहां से लेके यहां तक टचिंग में है बेटा, बोलो। ऐसा ही Yes. होगा ना? अच्छा, यस अगर सर। ये वाला आपस में टचिंग है तो वैसे केस में ये कॉर्नर इसको टच कर रहा है और यही कॉर्नर इसको भी टच कर रहा है, तो वैसे केस में मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहाँ से आर, यहाँ पे पूरा 2r और यहाँ पे आर, कितना हो गया बेटा टोटल मिला के? 4r हो गए। 4r Yes. 4r इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा? √3a होना चाहिए। √3a बॉडी सेंटर है, तो वैसे केस में r इक्वल टू क्या होगा बेटा? √3a बाय 3/4a। 4। बात समझ में आ रही है? ये समझ में आ सर रहा एक है बार सब? ये वाला दोबारा समझा सर दो। ये 4r 4r कहाँ से आया है? तो 4r इज इक्वल टू √3 कैसे? अरे सुनो, ये वाला r दिखा? यस सर। Yes, sir. ये पूरा बॉडी सेंटर बीच में आ रहा है, तो मतलब यहाँ ये पूरा का पूरा 2r होगा बीच में बेटा। भाई 2r होगा तो डायमीटर पूरा होगा, पूरा है ना ये अंदर में। हाँ सर। तुम इमेजिन Yes, करो ना, sir. बॉडी के Yes. सेंटर पे जा रहे हो तो बॉडी के सेंटर में जो एटम होगा वो पूरा क्रॉस होगा, और पूरा क्रॉस होने के लिए डायमीटर क्रॉस करोगे बेटा। अगर डायमीटर क्रॉस कर रहे हो तो बताओ आर कितना होगा? सॉरी, डिस्टेंस क्या होगा? 2r होगा ना। यस सर। अच्छा, फिर उसके बाद कॉर्नर sir. का भी तुमको एक आर कंसिडर करना पड़ेगा, ये वाला। तो कितना हो गया बताओ? r 2r r कितने हो गए? 4r 4r हो गए। 4r। पूरा बॉडी डायगोनल है, डिस्टेंस क्या होगा बेटा? वो √3 है। √3a। क्या हो जाएगा? 4r इक्वल टू √3। यस सर। तो वैसे केस में r इक्वल टू क्या हो जाएगा किसी बेटा? का माइक बहुत इको हो रहा है सर, बहुत ज्यादा। प्लीज माइक को म्यूट कर लीजिए। तो यहाँ पर √3a हो गया, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई साहब टचिंग कंडीशन क्या हो गया? टचिंग कंडीशन हो गया 4r इक्वल टू √3a। बोलो, नहीं आया? यस सर। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, क्या ये एटम इस एटम को टच कर रहे हैं? नहीं कर रहा। नो सर। तो सर अब मान लेते हैं कि मेरे को ये पता करना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो सर सुनना ध्यान से, सिंपल क्यूबिक में एक ही लैटिस पॉइंट था, तो मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर विथ रिस्पेक्ट टू दैट लैटिस पॉइंट निकाल ली थी, राइट है? सही बात है। लेकिन यहां पर दो लैटिस पॉइंट है, तो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन नंबर मुझे दोनों के रिस्पेक्ट में निकालनी पड़ेगी। बोलो, Yes. कॉमन सेंस वाली बात है यस सर। भाई। वहां पे Yes, बस sir. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था? वहां पे बस कॉर्नर लैटिस पॉइंट था, तो मैंने कॉर्नर के रेस्पेक्ट में नियरेस्ट नेबर निकाल लिया। लेकिन यहाँ पे मेरे पास दोनों तरह का लैटिस पॉइंट है, एक तो बॉडी सेंटर, दूसरा कॉर्नर है, तो मुझे कॉर्नर के रेस्पेक्ट में भी निकालना पड़ेगा और बॉडी सेंटर के रेस्पेक्ट में भी निकालना पड़ेगा, राइट? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कौन किसके टच में है? मैं तुमसे पूछना चाहूंगा। ये मान लो मैं विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी सेंटर की बात करता हूँ, बॉडी सेंटर क्या इसके टच में है? यस ऑटो सर। के टच में सर। इसके टच में है? सबके इसके सर। यस इसके के टच में नहीं। इसके भी टच में है, इसके भी टच में है, इसके भी टच में है, और इसके भी टच में है। यस Yes. यस सर। अच्छा, अब सोचो आप, अगर ये इन सबके टच में है तो टचिंग कंडीशन के लिए यहां से लेके यहां का डिस्टेंस काफी है भैया, Yes, sir. डिस्टेंस। तो अगर यहां से लेके यहां का कोई डिस्टेंस पूछता है तो मैं क्या बोलूंगा कि ये डिस्टेंस है √3a/2। √3a/2, वेरी गुड। तो ये डिस्टेंस हो गया √3a/2। तो मैं बोल सकता हूं कि ये वाला डिस्टेंस जो √3a/2 है, सुनना ध्यान से बेटा, √3a/2 हो गया। अच्छा, कोई बच्चा बोलेगा सर एक बात बताओ, ये वाला बॉडी सेंटर क्या इस क्यूब के ऊपर जो क्यूब है उसके बॉडी सेंटर को टच नहीं कर सकता? एक क्वेश्चन दिमाग में आया सर, आपसे पूछना चाहता हूं। तो मैं उस बच्चे से पूछना चाहूंगा कि यहां से लेके यहां का डिस्टेंस क्या होगा? तो यहां से यहां a होगा, बोलो, आधा नहीं, यहां से यहां a/2 होगा, a/2 होगा। ए। फिर यहां से लेके यहां तक क्या होगा? a/2 होगा। सोचो, Yes, sir. तो टोटल मिला कितना हो गया बेटा? A. a हो गया। अच्छा, a ज्यादा है या √3a/2 ज्यादा है? A. a ज्यादा।
अगर ए ज्यादा है तो बताओ क्या वो टचिंग कंडीशन हो सकता है? नो सर। जब कोई चीज नो सर। नजदीक में आके मिल ले रहा है तो उससे दूर वाला टचिंग कंडीशन कैसे हो सकता है? Isn't it? वो तो दूर हो गया ना भाई। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर आपसे कोई पूछेगा कि मैं फिर से रिपीट करूं? यस सर, प्लीज एक बार कर दीजिए। करता हूं। देखो, किसी के दिमाग में ये कीड़ा दौड़ सकता है कि सर कॉर्नर को टचिंग कंडीशन आपने बोल दिया, नियरेस्ट नेबर दिख रहा है, ठीक है, पॉज हो गया आप। ये वाला आ जाए तो वैसे केस में मैं आपसे पूछना चाहूंगा टचिंग कंडीशन क्या है? जहां पर सबसे कम डिस्टेंस हो, isn't it? टचिंग कंडीशन तो वही होगा, बोलो। यस सर। भाई तुम किसी के टच में कब आओगे? जब डिस्टेंस सबसे कम हो जाए, isn't it? अब मैं बोलता हूं कि इस बॉडी सेंटर के रेस्पेक्ट में ये वाला कॉर्नर √3a/2 डिस्टेंस पर है, ठीक है, और इसी बॉडी सेंटर के रेस्पेक्ट में ये वाला बॉडी सेंटर जो है ये तुम्हारा a डिस्टेंस पर है। सर a कैसे है? ऑब्वियसली यहां से यहां तक क्या होगा? a/2 होगा, और यहां से लेके यहां तक क्या होगा बेटा? a/2 होगा, बोलो। सर किसी का माइक ऑन है सर। प्लीज बार बार बहुत इको हो रहा है सर। आप प्लीज माइक को ऑफ कर लीजिए, जो भी हैं, बाकी बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो जाएगी। थैंक यू। सुनना ध्यान से, फिर से बोल रहा हूं, जो बच्चे नहीं समझे थे उनके लिए। मैंने बोला यहां से लेके यहां का डिस्टेंस क्या है बेटा? a/2 है, सोचो, और यहां से लेके यहां का डिस्टेंस क्या होगा? फिर से a/2 होगा, नहीं होगा भैया? अगर पूरा डिस्टेंस तुम्हारा अगर a है तो बॉडी सेंटर कहाँ होगा? a/2 पे ही तो होगा। यस सर। यस सर होगा। यहाँ पे फेस पे पहुंच गए और फिर a/2 गए तो अगले वाले क्यूब के कहाँ पहुंच गए बेटा? बॉडी सेंटर में पहुंच गए। तो आप मुझे बताओ इस दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर a है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर √3a/2 है तो कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है? √3a/2। सर ये ज्यादा भैया √3a/2 क्या होगा बताओ? √3a/2 होगा 1.71/2, राइट? 1.73 है, चलो 1.717 जो भी लेना है, कितना हो जाएगा बेटा? ये लगभग 0.85 होगा। ये 0.85 है, और दूसरा वाला क्या है? a है। कौन ज्यादा है बताना? a ज्यादा है। तो अगर a ज्यादा है मतलब क्या? a दूर है। यस सर। और टचिंग कंडीशन कौन होते हैं? सबसे पास में होते हैं, है ना? टचिंग कंडीशन वो सबसे पास में होते हैं। तो वैसे केस में क्या अगला वाला ये टचिंग कंडीशन होगा? नो। आंसर इज नो। तो वैसे केस में मैं ये लिखूंगा कि मेरा जो टचिंग कंडीशन यहाँ पर बन रहा है वो कौन सा बन रहा है बेटा? वो बन रहा है कॉर्नर्स, isn't it? कॉर्नर्स। अच्छा, वो डिस्टेंस कौन सा है? वो डिस्टेंस है √3a/2। अगर वो डिस्टेंस √3a/2 है तो मैं लिखूंगा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? कितने हो जाएंगे बेटा? कितने हो जाएंगे? 8 हो गए। अच्छा, कहां पर होगा बेटा ये? एट √3a/2 डिस्टेंस ऑफ क्या? √3a/2। अच्छा, एक बच्चा बोलता है कि सर एक बात बताओ, आपने विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी सेंटर तो बता दिया, लेकिन व्हाट अबाउट कॉर्नर? तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा ये वाला कॉर्नर कितने क्यूब से घिरा हुआ है? मतलब ये वाला कॉर्नर कितने क्यूब से घिरा हुआ है? 8 क्यूब से घिरा हुआ है। 8 क्यूब। हर क्यूब का बॉडी सेंटर क्या होगा? इसका नियरेस्ट नेबर होगा। अगर ये बॉडी सेंटर का नियरेस्ट नेबर ये है तो इसका नियरेस्ट नेबर कौन होगा? बॉडी सेंटर ही होगा। बॉडी सेंटर इसका भी 8 हो जाएगा। 8 से घिरा हुआ है तो कितना होगा आंसर? 8। बात समझ में आ गया? तो आज के बाद से बेटा तुमको दोनों लैटिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकालने की जरूरत नहीं है। किसी एक का निकाल दिया ना, वही दोनों के लिए क्या है? वही दोनों के लिए वैलिड होगा। क्लियर है बेटा? सर कॉर्नर वाले का समझ में नहीं आया। बेटा सुनो ध्यान से, कॉर्नर वाले का समझा रहा हूँ। ये कॉर्नर, इस कॉर्नर की चलो बात कर लेते हैं। एक काम करते हैं, मैं पीछे आता हूँ, एक दो ऐसा 3D स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। यहाँ देखो, ये तो बहुत ज्यादा भरा हुआ है। यहाँ देखो, ये वाला जो कॉर्नर है, राइट? अब ये वाला कॉर्नर किसके नियरेस्ट नेबर है बेटा? बताना। इस बॉडी सेंटर के, सोचो। नहीं? अच्छा, इस बॉडी सेंटर के लाल वाले क्यूब का? यस सर।
अच्छा, Yes. इस वाले बॉडी सेंटर के पीछे वाले का बॉडी सेंटर, इधर वाले पीछे का बॉडी सेंटर, ऊपर वाले का बॉडी सेंटर, और इधर ब्लैक वाला ऊपर का बॉडी सेंटर, यही तो होगा। यस सर, यस तो ये सारे बॉडी सेंटर इसके क्या है बताओ, नियरेस्ट नेबर हैं। Yes. जैसे कि Yes, बॉडी sir. सेंटर का नियरेस्ट नेबर कॉर्नर था, वैसे ही कॉर्नर का नियरेस्ट नेबर क्या होगा, बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर। लेकिन एक कॉर्नर कितने बॉडी सेंटर को टच कर सकता है, 8 को टच कर 8। सकता है, क्योंकि एक कॉर्नर 8 क्यूब्स में क्या है बताओ, डिवाइडेड है। नहीं आया समझ में? समझ में आ गया सर। तो एक कॉर्नर अगर 8 क्यूब से डिवाइडेड है तो मतलब ये 8 के बॉडी सेंटर को टच कर सकता है, तो मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बेटा, 8. कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 8। अब विथ रिस्पेक्ट टू की बात करूं, तो सर हम प्लस नहीं करेंगे क्या प्लस क्यों करेंगे, लैटिस पॉइंट कोई सा भी लो उसके यूनिक भी बताने होते हैं, दोनों को जोड़ मत देना। अगर मैं जोड़ दूंगा तो डबल डबल काउंट होगा भाई। ओके ओके सर। किसी भी के रेस्पेक्ट में ले लो ना, किसी के भी रेस्पेक्ट में ले लो, जो नियरेस्ट नेबर है, हर लैटिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में नियरेस्ट नेबर डिसाइड होता है, जोड़ा नहीं जाता उसको। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो विथ रेस्पेक्ट टू चाहे मैं बॉडी सेंटर लूं, चाहे मैं विथ रेस्पेक्ट टू क्या लूं बताओ, कॉर्नर लूं, मेरा आंसर क्या आने वाला है, मेरा आंसर क्या आने वाला है, 80 आने वाला। चलो ठीक है। अब अगला मुझे बताओ, ये पहला नियरेस्ट, आई मीन ये तुम्हारा नियरेस्ट नेबर हो गया। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। अब गेम शुरू हुआ, यहीं पर होगा। नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर ये कहां पर होगा, सर बॉडी सेंटर ऑफ नेक्स्ट क्यूब। बॉडी सेंटर ऑफ नेक्स्ट क्यूब, बिल्कुल सही बात है, NEIGHBOU। अब सुनो ध्यान से बेटा, मैं यहां पर अब ना बॉडी सेंटर के रेस्पेक्ट में बात नहीं करूंगा। क्यों? मुझे पता चल गया है चाहे बॉडी सेंटर के रेस्पेक्ट में लो या कॉर्नर के रेस्पेक्ट में लो, बात क्या आने वाली है, सेम ही आने वाली है, सेम आने वाली है। अब चूंकि मैंने कॉर्नर में पहले डील कर रखा है, कहां पर, सिंपल क्यूबिक में, तो मैं कॉर्नर के रेस्पेक्ट में ही बात करूंगा, क्योंकि उसको समझना कंपैरेटिवली क्या है बताओ, आसान है मेरे लिए, है कि नहीं। तो yes, मुझे बताओ इस पर्टिकुलर कॉर्नर के लिए अगर सबसे नियरेस्ट ये है तो उसके बाद में नियरेस्ट कौन सा होगा, क्या ये वाला होगा या ये वाला होगा, Second one. मतलब साइड वाला जो आपने बताया, ये वाला होगा या येलो वाला होगा, येलो वाला। येलो वाला होगा। तो मतलब नेक्स्ट नियरेस्ट तो मेरा येलो वाला होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस ए है, अगर नेक्स्ट नियरेस्ट का डिस्टेंस अगर ए है तो नंबर सीधा बता दो, फट से, सोचो मत जाओ। 6 खत्म, खत्म, नहीं आया समझ में, आ गया सर। अब कुछ याद नहीं करना, मुझे अब याद हो चुका है सर, ए के करस्पॉन्डिंग 6 आंसर होता है, √2a करस्पॉन्डिंग 12 आंसर होता है, याद करो। √3a करस्पॉन्डिंग कितना आंसर होता है बेटा, 8 आंसर होता है, 8 आंसर होता है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? यस सर, नो क्या कोई दिक्कत है? अच्छा, √3a/2 करस्पॉन्डिंग भी कितना होता है, 8 ही आंसर होता है। 8 भाई बॉडी डायगोनल जहां इन्वॉल्व हो गया, समझ लेना आंसर क्या होगा, 8 आंसर होगा। क्लियर है बाबा? यस सर। क्या वाला, ये वाला, नियरेस्ट वाला। यस सर। नियरेस्ट नेबर। कौन सा नेक्स्ट नेबर, 6 निकाला सर आपने, ये वाला नहीं आया। ये वाला नेक्स्ट वाला। हाँ अरे बाबा ए डिस्टेंस पर अभी जस्ट तो करवाया था सिंपल क्यूबिक में, एक इधर होगा, अरे बाबा ऐसे सेम होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक आगे होगा, एक पीछे होगा, एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा, 6 हो गए सर। साथ ही होने चाहिए सर, बिकॉज ये बॉडी सेंटर को तो टच करेगा। बॉडी सेंटर का तो नंबर ले लिया भैया, वो नियरेस्ट है। अब मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट नियरेस्ट, मतलब इसको टच नहीं कर रहा। ठीक है सर। टच वाले तो निकल गए, नहीं बात समझ रहे हो। मैंने बोला मेरे पड़ोस का घर जो मेरे घर से लगा हुआ है वो कितने हो सकते हैं, 4 ही 8 ही हो सकते हैं भाई, जो आसपास के घर होंगे। बट मैंने पूछा पड़ोस के पड़ोस में कौन कितने लोग रहते हैं, तो पड़ोस के पड़ोस वाले का दीवार मेरे दीवार से शेयर नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? सर 2a का भी लिख दो। सर ये तो 3 ही होना चाहिए ना, 6 क्यों 3 होना चाहिए बेटा? ये वाला तो है ना टच में है ना, √3a/2 का। हाँ तो क्या हुआ? हाँ तो सर ये नेक्स्ट नियरेस्ट बोला आपने। हाँ नेक्स्ट बोला है, करेक्ट। यस सर। ये टचिंग में हो गया ना, तो नियरेस्ट हो गया। अब अगला क्या होगा, ए डिस्टेंस पर होगा, कितने पॉसिबल है सोचो। इस क्यूब में 3 पॉसिबल है, हाँ। +x -y +z -x +y -z। हाँ बट यही बोल रहा हूँ क्योंकि इस क्यूब में 3 पॉसिबल है,
बट वो इस क्यूब के बॉडी सेंटर में तो वो टच में ही है ना, तो उसको क्यों काउंट करेंगे आप? कहाँ काउंट कर रहा हूँ उसको मैं? 6 बोला ना सर आपने। 6 कर रहा हूँ, उसको तो नहीं काउंट कर रहा हूँ मैं, इसको काउंट कर रहा हूँ। अरे बाबा, फिर से बनाना ही पड़ेगा सर। रुको, यहाँ देखो भाई, ये वाला फंडा क्लियर हो गया, √3a/2 वाला। इसको मैं इरेज करता हूँ। यस सर, वो हो गया। आज सुनो, देखो यहाँ पर अगला डिस्टेंस कौन सा है? ए। ए वाले टच में है क्या? ए वाले टच में है? नहीं है। ए वाले टच में नहीं है। नहीं है सर। मान लो मेरा घर यहाँ पर है, मेरे घर के आसपास 4 घर हैं जो मेरे घर के दीवार को शेयर करता है, मतलब वो सबसे नियरेस्ट है, हम दूसरे को टच कर सकते हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि मेरे जो 4 हैं वो पड़ोसी हैं, सबसे नियरेस्ट पड़ोसी हैं। अब उस घर के बगल में भी एक घर है, वो मेरा अगला पड़ोसी है। लेकिन डिस्टेंस वाइज जो बाद वाला होगा उसका डिस्टेंस क्या होगा कंपैरेटिवली? मेरे घर से ज्यादा दूर होगा। अब जो ज्यादा दूर वाले अगर 4 ऐसे हैं या 5 ऐसे हैं तो उस 5 को मैं काउंट करूंगा, isn't it? वो टचिंग कंडीशन पे नहीं है, क्योंकि टचिंग कंडीशन मतलब 4 ही थे जो मेरे घर के बिल्कुल आसपास थे। बात समझ में आ रही है? तो टचिंग कंडीशन वाले तो मैंने ये ले रखे हैं, अब इसको भूल जाओ, इसको मिक्स मत करो बराबर से, अब इसको भूल जाओ। ऐसे ऐसे मैंने 8 काउंट कर लिए, बिकॉज ऑफ ये कॉर्नर 8 क्यूब से क्या है बताओ? शेयर्ड है। बोलो। यस सर। ये मैंने 8 काउंट कर लिया ना बेटा, क्योंकि 8 से शेयर्ड है। अब सोचो अगला डिस्टेंस अगर a है, सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस था √3a/2 मतलब 0.85 है, राइट? अगला डिस्टेंस a है, तो अगला डिस्टेंस a मुझे एक, तो अब किसी भी कॉर्नर को पकड़ लो, चाहे इसको इसको जिसको मन करे। मैंने इस कॉर्नर को पकड़ लिया। इस कॉर्नर को पकड़ने के बाद मैंने क्या देखा? इसके नियरेस्ट नेक्स्ट नियरेस्ट a डिस्टेंस पर इस क्यूब में यहाँ पे एक दिख रहा है, दिखा आप लोगों को? अच्छा, यही क्यूब क्या ऐसे बस एक ही क्यूब से बना होगा? या इधर भी क्यूब होंगे? इधर भी क्यूब होंगे बेटा? जल्दी सर। अगर जो इधर क्यूब होंगे वो कुछ ऐसे बने होंगे, है कि नहीं? यस सर। अब इस क्यूब का तो ये वाला आइटम है, ये भी क्या है? ए डिस्टेंस पर है, सोचो। यस सर। अच्छा, इस क्यूब के आगे गए, यहां पर भी ए डिस्टेंस पर है। यस सर। फिर अब ऐसा नहीं है बस यही खत्म हो गया, पीछे भी क्यूब होगा भाई। हाँ सर। तो ये डिस्टेंस क्या आएगा? ए पे आ गया, आ गया सर। सिमिलरली नीचे भी आएगा ए पे, ये भी तो साइड लेंथ ही है, और ऐसे ही ऊपर भी तो आएगा। आ गया सर। नहीं आया समझ में? यस सर। आ गया सर। आ गया सर। याद रखना बेटा, ए डिस्टेंस पर 6 ही होगा, +x -x +y -y +z -z। बात समझ में आ गया? सर यस सर। कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम पर यूनिट सेल सर 1 ही होगा ना, 1/8 कैसे हो गया? कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम 1 लास्ट स्लाइड में सर, पीछे ये वाला 1/8 नहीं होगा ना? अरे मैंने तो लिखा है 1/8 और 1 दो तरह के हैं इसके अंदर। 1/8 × 8 करेंगे ना सर? हाँ, यहाँ किया ना बेटा, वो एक लाइन जबरदस्ती यहाँ लिखा हुआ है, उसको हटा भी सकते हो, ठीक है? समझ में आ गया ना क्या मतलब उसका? समझ में तो आ गया ना? बस आप सुनना ध्यान से बेटा। मैंने आपसे पूछा, यहाँ पर 6 हो गया। अच्छा, अगला डिस्टेंस कौन सा है नियरेस्ट? √2a। √2a है, तो नंबर ऑफ नेक्स्ट टू नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट स्क्वायर, राइट? नियरेस्ट नेबर कितना होगा बेटा? √2a। अब √2a पे कौन सा होगा जल्दी बताओ? तो √2 ये होगा, √2a पे ये होगा, इमेजिन करो ये वाला होगा √2a पे, जल्दी बोलो। और कौन सा होगा? ये वाला होगा, इमेजिन करो। ये वाला होगा, इमेजिन करो। अब इस क्यूब के अंदर अगर 3 हैं तो बताओ 8 के अंदर कितने होंगे? 24। लेकिन क्यूब एक देखो, चूंकि ये फेस के अक्रॉस आता है तो एक फेस 2 क्यूब का क्या है बताओ? कॉमन है। तो वैसे केस में 24/2, ऐसे केस में 24/2 और शॉर्टकट मैंने बोल दिया है। अगर √2a डिस्टेंस पे कोई चीज है तो आंसर कितना लिखोगे? 12। आंसर 12 लिखोगे। लिखो 12, लिख लिया सर। आंसर लिखो 12। अगला बताओ बेटा, नंबर ऑफ नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट 8। आ गया समझ में? यस सर। सबको क्लियर है? यस सर। यस सर, क्लियर। ठीक है, ठीक है, याद रखेंगे आज के बाद से।
कि भैया ए डिस्टेंस पर 6 होते हैं, √2 डिस्टेंस पर 12 होते हैं, √3 डिस्टेंस पर 8 होते हैं। ठीक है बाबा? यस सर। चलो अब अगला आता है इसके अंदर क्या, टचिंग कंडीशन के बाद ये लिखा हुआ ये सामने यही है ना बेटा, देखो 6, 12 और 8। क्लियर है? यस सर। ठीक। सर ये सिर्फ Yes, क्यूब sir. में वैलिड है ना, जो 6 12 8 है? क्या बेटा फिर से बोलो। सर जो 6 12 8 का जो आपने बताया है ये सिर्फ क्यूब में वैलिड है ना, जो आप कह रहे हो कि a corresponding to 6 √2 a corresponding to 12 पढ़ ही रहे क्यूब ना, हम पढ़ ही रहे हैं बस क्यूब, हम Okay, कुछ sir. और स्ट्रक्चर पढ़ ही नहीं सकते क्योंकि हमारी इतनी औकात नहीं है ना। अगर हम पढ़ना शुरू कर देंगे ना सॉलिड स्टेट को तो पूरे 2 साल यही पढ़ते रह जाएंगे। ब्रेविसेस लेटिस को हम चाहें तो 3 साल पढ़ सकते हैं, 4 साल पढ़ सकते हैं। अभी तो रिसर्च चल रहा है, CN राव को मिल चुका है भारत रत्न उसके ऊपर, मतलब ऐसा टॉपिक है जिसमें साइंटिस्ट को भारत रत्न मिल चुका है CN राव को। तुम सोच सकते हो, बात समझ रहे हो? चलो अगला बेटा क्या है, पैकिंग इफिशिएंसी। बता क्या करें इसमें, क्या करें, व्हाट इज पैकिंग इफिशिएंसी बेटा, जल्दी फॉर्मूला बताओ। Z into 4/3 pi r क्यूब डिवाइड बाय क्या, बाई क्यू। Z की वैल्यू कितनी है जल्दी बताओ। 2 Z की वैल्यू बेटा 2 2 है सर 2 इनटू क्या बेटा 4/3 pi r R क्या बेटा, R तो R ही लिखते हैं, डिवाइड बाय A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू कितनी है बेटा, Z2 कैसे आ गया, अरे बाबू रे ये जो लिखाया था, 3/4। ये जो लिखाया है ये क्या है, ओके सर। Z2 कैसे है, Z होता क्या है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। यहाँ पे 2 तरह के लैटिस पॉइंट्स हैं, कौन कौन से, कॉर्नर और कॉर्नर का 1, बॉडी सेंटर का 1, 1 + 1 2। एक बात और बता देता हूँ, सुनो ध्यान से, अभी पूछ लिया आगे भी पूछना, जिंदगी में भर पूछते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 2 आया और मैंने लिख दिया और 10 बच्चों ने एक साथ नहीं पूछा तो समझ जाना तुम्हारा एक क्वेश्चन बहुत ही लल्लू होने वाला है। और वैसे केस में तुम अपने आप को एक बार कॉल देना कि मैं एक बार सोच के देखता हूँ क्यों 2 लिखा सर ने। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? एक्सेस का मतलब ये नहीं होता कि हम हर क्वेश्चन पुट अप करें, रीजन क्या है, उसमें फिर तुम्हारा अपना ग्रोथ नहीं होगा। इनफैक्ट अगर कभी भी कोई डाउट होता है ना तो डाउट को पहले खुद के लेवल पे हर लेवल ट्राई कर लो, क्योंकि तुम्हारा माइंड जितना ब्रश होगा उतना ही बेटर काम करोगे आप लोग। और जिस समय में तुम्हारा माइंड बोल दे कि नहीं आ रही, ये तो अब नहीं समझ में आ रहा, तब वह उस केस में मास्टर का हेल्प ले लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, क्योंकि आज की डेट में ना, अभी देखो मैं यूट्यूब पे क्लास ले रहा हूँ, पता है मेरे को बच्चा क्या बोल रहा है, एक मेरे को बोल रहा है IUPAC ने पूरा पढ़ा दिया है, अब बहुत अच्छा लग रहा है, सबसे क्वेश्चन बन रहे हैं। अब एक मेरे को क्या बोल रहा है, सर एक काम करोगे क्या, हमने बोला क्या, टेलीग्राम पे हैंड रिटन नोट्स दे सकते हो क्या इसका, हमने बोला पर पूरा क्लास करा दिया, हैंड रिटन नोट्स उसका क्यों चाहिए आपको, हैंड रिटन नोट्स दोगे ना सर पढ़ना आसान हो जाएगा। हमने बोला सारे रिकॉर्डिंग अवेलेबल हैं, अब इसका भी तुम्हें हैंड रिटन नोट्स चाहिए। आपने सारे क्वेश्चन में करवा दिए ना, रूल्स तो लिखे ही नहीं है उसके अंदर। आप मुझे बताओ, अगर क्वेश्चन आप कर रहे हो, लेट सपोज मैंने कोई रूल बताया, तो क्या है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस रूल को वहीं पर तुरंत चिपका दोगे। क्वेश्चन टू क्वेश्चन रूल्स वेरी करते हैं, इजंट इट? और रूल्स कुछ फिक्स हैं, बस कुछ रूल्स ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ जाते हैं, तो वहां मैंने उसके रूल्स के भी रीजन बता रखे हैं, तो उसको वहीं पे कॉपी करेंगे। नोट्स, ये DPP सोल्यूशन नहीं आ रहा है, ये प्लीज से नो टू ऑल दिस डिजिटल कंटेंट्स। DPP सोल्यूशन बिल्कुल वाहियात आइडिया है, लेकिन फिर भी लोग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बच्चे खुश रहे हैं, बट बच्चे खुश करने के लिए थोड़ा ही लाए यहाँ पर, ये क्या किंडरगार्टन है कि तुम्हें खुश कराएंगे हैं? कुछ नहीं है, DPP सोल्यूशन बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, पंगु बनाते हैं बच्चे को, आइडिया खराब हो जाता है तुम्हारा, तुम एकदम ऐसे हो जाते हो ना। सोचो ना तुम ही, आप पता है तुमको मेरे दांत में दर्द है, अभी 10 दिन से दर्द है, मेरे को डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला कि भैया दांत के दर्द के लिए क्या करें, दांत उखड़वा लो, नहीं तो पेन किलर खा लो। हमने बोला ठीक है खा लेते हैं, हमने पेन किलर खाया, दांत उखड़वाने का टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि दांत उखड़वाऊंगा तो 2 दिन बोल नहीं पाऊंगा, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, मुंह फुला हो जाएगा, फिर देखने में अच्छा लगूंगा, बहुत सारे रीजन है, और फिर अपन 2 दिन छुट्टी ले सकते हैं, अभी थोड़े दिन के बाद ले सकते हैं। तो हमने बोला कि नहीं वो तो नहीं करवा सकते, पेन किलर दे दो। मैंने पेन किलर खा लिया, रिलैक्स मिला मेरे को। पेन किलर बेसिकली बेवकूफ बनाने का तरीका होता है, माथा को वो बोल देता है अभी दर्द नहीं है, इतना ही होता है, प्रॉब्लम चल रही होती है, ठीक है, लॉक कर देता ताला कुछ समय के लिए। मैंने पेन किलर खा लिया,
ठीक रहा मेरा। अगली क्लास से पहले फिर दांत दर्द शुरू हो गया, फिर से मैंने पेन किलर खा लिया, फिर मैं कूल हो गया। फिर अगले दर्द से क्लास 2 घंटे खत्म हुई, फिर स्टार्ट होना थी, फिर से दांत दर्द शुरू हो गया, फिर से मैंने पेन किलर खा लिए। और पेन किलर खा खा के मैं 4-5 दिन तक तो खूब पेन किलर खाया, मजा आया, कोई दिक्कत नहीं रहा जिंदगी में। एक दिन मैं ऐसे पेन किलर खाते खाते ना मेरे को मन कर रहा था कुछ पढ़ने का, मैं पेन किलर का ही पढ़ने लगा, तो पीछे लिखा हुआ था किडनी डैमेज हो सकता है ऐसे, मेरी वहीं पे लग गई। भाई अब क्या करूं, इतना 4 दिन खा रखे हैं। तो मैं तुरंत गया ड्रग, वो जो भी बेचता है दुकानदार, मैंने भैया तो 4 दिन से पेन किलर खा रहा हूँ, किडनी खराब तो नहीं हो गई होगी, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा दर्द भी हो रहा है पेट में। बोलते सर क्या बात करो, 4 दिन में थोड़ी किडनी खराब होती है, लेकिन हाँ अगर यही तुम 2 महीना प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगी, किडनी खराब हो सकती है। मैंने बोला बहुत खतरनाक चीज है। फिर मैंने घर में फोन किया तो मम्मी ने स्टोरी भी बता दी एक, तो उसी दिन कुछ ऐसा हुआ। हमने बोला अब तो पेन किलर नहीं खा सकते, दांत में कितने भी दर्द हो जाए। मैंने बिलीव मी, मैंने 4 दिन उस दर्द के साथ अपने आप को कोशिश किया रखने का। क्लास भी ले रहा था, मैं बोल नहीं पा रहा था ठीक तरह से, फिर भी मैं क्लास ले रहा था। 4 दिन तक हर वो चीज ट्राई किया जिससे कि मेरा माइंड इसके लिए मेकअप हो जाए कि इस पेन की मुझे आदत है, और अब जब तक दांत नहीं उखड़वा लेता हूँ निकलवा लेता हूँ। और फाइनली ऐसा हुआ है कि दांत को लग गया, कुछ नहीं होने बिगड़ने वाला है इसका, ये अब ना पेन किलर खाएगा ना दांत उखड़वाएगा, छोड़ दे इसको। और छोड़ दिया उसने। मेरे को अभी दर्द नहीं है, बिल्कुल दर्द नहीं है, 4 दिन से दर्द नहीं है। अब मेरी डिपेंडेंसी पेन किलर से हो गई थी। पेन किलर मेरे को इंस्टेंट रिलीफ तो दे रहा था, बट लॉन्ग रन में मेरे बहुत ही खराब उसके इम्पैक्ट आने वाले थे। यही है डीपीपी सॉल्यूशन। ये पेन किलर है तुम्हारा, वो इंस्टेंट तुम्हारे मानसिक हीरो को किल तो कर देगा, लेकिन लॉन्ग रन में तुम्हें बहुत हार्म करने वाला है। तो प्लीज इंस्टेंट खुशी के साथ ना जाएं। आप डीपीपी सॉल्यूशन अगर आपके पास मिलता भी है तो एक लग्जरी है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो। एक कोई क्वेश्चन अगर नहीं होता है तो डीपीपी सॉल्यूशन से कर लें। वो भी सॉल्यूशन ना देखें, कोशिश करें कि कहीं पे रिटर्न सॉल्यूशन मिल जाए। डीपीपी सॉल्यूशन में मतलब वो जो चल रहा होता है वीडियो वो ना देखें प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट है। डीपीपी डलवा दो सर। हाँ डीपीपी तो तुम अभी तक नहीं आए, डीपीपी तो डलवा चुका हूँ, बट है क्या कि ऐसे वाले सर आ गए, बट हाँ कौन से वाले हैं सॉल्व नहीं हो रहे सर। 1 2 3 तीनों है। अब सॉल्व आएंगे ना, सॉल्व अब होंगे ना। देखो ना अभी आप अब लग रहा सर होगा एक क्वेश्चन है। यस सर, अब लग रहा है फेमिलियर। सर हाँ पूछो। सर टाइम बाउंड प्रैक्टिस जरूरी होती है? क्या होती है सर? टाइम बाउंड प्रैक्टिस, या फिर सर अपना टाइम लेके सर क्वेश्चन करें? देखो स्टार्टिंग में तो टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, पहले अपने आप को टाइम दो क्वेश्चन समझने के लिए, सीखने के लिए। लर्निंग हैबिट जब अब तुम्हारा डेवलप हो जाएगा, उसके बाद नवंबर दिसंबर से ऐसा नहीं कि भाई एक क्वेश्चन लेकर 2 दिन बैठे रहना, वो भी नहीं होना चाहिए। टाइम बाउंड का मतलब ये होता है कि अब एक क्वेश्चन के साथ मैं 10 मिनट दे सकता हूँ, लेकिन हमें पता है प्रैक्टिकली एग्जाम में तो 1 मिनट भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि भैया 1 मिनट से ज्यादा टाइम ही नहीं हमारे पास है, चाहे मेडिकल दो या इंजीनियरिंग दो। तो वैसे केस में एग्जाम में 1 मिनट में होना चाहिए, बट अभी चूंकि चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन 10 मिनट में भी बने, तो पैनिक नहीं होना। वहां पर खुद से बनाओगे, एक क्वेश्चन अगर तुमने खुद से ट्राई कर लिया 10 मिनट में बन गया, तो वैसे क्वेश्चंस लाइफ में रिलेटेड क्वेश्चंस भी तुम आराम से सॉल्व कर लोगे और तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट साउंड करोगे, बिकॉज ऑफ ये क्वेश्चन इज नॉट अबाउट अ क्वेश्चन, इट इज अबाउट द एक्सपीरियंस। बात समझ में आ रही है? तो मोर एक्सपीरियंस यू गेन विद द लर्निंग प्रोसेस, मोर इजी इज दी द नेक्स्ट जर्नीज। तुम अभी अपने अंदर हैबिट डालो इस चीज की कि मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी ज्यादा सॉल्यूशंस मत देखो, ज्यादा यहाँ वहां मत करो, इस अपना एफर्ट्स डालो। नहीं होता है तब उसके बाद सॉल्यूशन पे जाओ। जितना ज्यादा आप अपने साथ वो सब चीजें लेके चलोगे जो क्वेश्चन को आसान बना सकता है, तुम्हारे लेवल पे नहीं, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहीं रखा हुआ है, तो फिर तुम्हारा दिमाग वहां पे ब्लॉक हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा, नहीं करेगा काम। सिंपल सी बात है। अच्छा सर, सर ये YouTube वाले वीडियोस में मेरा छूट गया सर, लाइव नहीं कर पा रहा हूँ सर। बाद में भी आराम से करेंगे तो दिक्कत नहीं है ना? हाँ बाद में आराम से कर लेना, जेई के बाद। इधर देख, चल जल्दी कर लेना। अब यहाँ देखो बाबू, मतलब एक अपना एक रूटीन सेट कर लो ना कि मुझे इस दिन तक खत्म कर लेना है इसको, बस। अब वो 1 महीने के बाद ही क्यों ना हो, लेकिन रूटीन सेट करके रखो। बाद क्योंकि बेटा कभी नहीं आता है, प्लान करना पड़ता है उसके हिसाब से। ठीक है बेटा, चलो अब बढ़ते हैं आगे। छोड़ोगे अभी ना? यस सर, चल। 4r क्या बेटा? √3 का होल क्यूब। अच्छा मुझे पाई के टर्म्स में आंसर चाहिए बेटा, पाई के टर्म्स में आंसर चाहिए। जल्दी बताओ क्या होगा आंसर? √3 by 8। √3 pi by 3 pi by 20। √3 pi by 8। निकिता का आंसर पहले ही आ गया था, वेरी गुड निकिता। अच्छा अब मुझे बताओ इसका फ्रैक्शन क्या आ रहा है टोटल?
पैकिंग फ्रैक्शन क्या है? 67.4%। मतलब 68 के आसपास नहीं? जी तो अगर परसेंटेज लिया जाए क्या होगा? परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी 68%। 67.4। 68% यही लिखा आएगा स्टैंडर्ड एग्जाम में। बताओ परसेंटेज वर्ड क्या हो गया बेटा? 32। अच्छा एक बात बताओ, हमने ये बात पहले ही गेस नहीं कर लिया था? इसका Yes, sir. इसका पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगा, क्या था ना हमने पहले ही बात इसके ऊपर? यस सर। भाई देख के ही लग रहा था मुझे, और सही में हुआ भी भाई। नहीं अच्छा एक बात बताओ, फॉर्मूला सेम है ना? फॉर्मूला तो सेम है। यस बस क्या चेंज हो गया बेटा? बस क्या चेंज हो गया? जेड और रिलेशन बिटवीन ए और आर का रिलेशन। बिल्कुल। तो बेटा ये याद रखना, बस 68% याद मत रखना, आपको √3 पाई बाई ए और आर का रिलेशन एक्सप्लेन कर सकते हैं सर? बहुत सिंपल है बेटा। देखो बॉडी डायगोनल था, समझ नहीं आया एक बार। कोई बात नहीं दोबारा से कर लेते हैं बाबा। देखो जो टचिंग कंडीशन में होते हैं ना, उन्हीं का हम लोग हमेशा आर और डे में रिलेशन निकालते हैं। और ये कहा जाता है कि इसको एज अ फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बच्चे इन जनरल इस चैप्टर के बाद इंटरेस्ट लूज करने लगते हैं। बट अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है ना बेटा? सब ठीक चल रहा है सबका? नो सर। यस सर। ठीक है। क्या इंटरेस्ट लूज कर रहे हो हैं? नो सर। नहीं सर, नहीं सर। इसीलिए मैं थोड़ा टाइम लेके पढ़ा रहा हूँ। ऑल दो ये 8 लेक्चर दिया है मेरे को इसके लिए, बट मैं 8 में नहीं करवा पाऊंगी। पहला चैप्टर है, मैं अगर भागूंगा तो तुम शायद मेरे को पकड़ नहीं पाओगे। तो थोड़ा सा आराम से ही करते हैं, इसको खत्म कर लेंगे टाइम से। मेरे को क्लास के टाइम से तो कॉल आते हैं। देखो अब यहाँ पर अगर देखा जाए बेटा, सुनना ध्यान से, ये एटम इस एटम को टच नहीं कर रहा, बोलो ये एटम इसको टच नहीं कर रहा, बताया था मैं भी जस्ट। अच्छा इसको भी टच नहीं कर रहा बेटा, इसको भी टच नहीं कर रहा, इसको भी टच नहीं कर रहा, इसको भी टच नहीं कर रहा, और ना ही इसको टच कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये एटम किसको टच कर रहा है बेटा? इसको टच कर रहा है, राइट? इसको टच कर रहा है। अब अगर ये एटम इसको टच कर रहा है तो मुझे पता है कि यहां से जब निकलोगे, यहां से प्लीज अपना माइक को म्यूट करो गुजर के लिए। यहां से निकलोगे तो यहाँ पे कुछ आर आएगा, आर यहाँ आएगा, बीच में इसका 2r आएगा, और फिर लास्ट में इसका r आएगा बेटा। बोलो इमेजिन करो ना। r वहां से यहाँ तक आएगा, एक कोना यहाँ तक पहुंचा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा एक स्फेयर है, स्फेयर का 2r हो गया, एक r वहां से है, 2r यहाँ हो गया, एक उस कॉर्नर में r हो गया। कितने हो गए? 4r हो गए, 4r हो गए। अच्छा अब आप ही बताओ, अगर ये 4r हो गया और एक डिस्टेंस जो है, मतलब ये एज लेंथ जो है वो a है, तो मतलब यहाँ पर बॉडी डायगोनल क्या होगा? √3 है। तो 4r इक्वल टू क्या हो गया? √3 है। नहीं समझ में आया अभी भी? आ गया सर। सिंपल है, एकदम सिंपल है। आ गया सर, आ गया। ठीक है। आपने दर्द से दर्द देने की परमिशन ले ली। चलो फेस सेंटर्ड क्यूबिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, इससे पहले डेंसिटीज का कर लेते हैं। तो डेंसिटी बताओ फटाफट, डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी बताओ फटाफट जल्दी से। सर मास इनटू 2/Na Z इनटू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय Na इनटू A क्यूब। अच्छा ये मॉलिक्यूलर मास किस में लोगे, ग्राम में या AMU में भी? ग्राम में। तो ये 2 हो जाएगा ग्राम में। 2 इनटू मास डिवाइड बाय बेटा एवोगैड्रो नंबर इनटू A क्यूब। खत्म। सिरिल समझ में आया बेटा? यस सिरिल? यस सर। यस सर। सिरिल? यस सर। यस सर। भवनीत? यस सर। प्रशांत समझ में आया बेटा? प्रशांत जगपत? उत्तम, वेरी गुड। अब सुनना ध्यान से बाबू। तो यहाँ पर Z की वैल्यू 2 हो गई, M हमें नहीं पता, वो तो डिपेंड करता है ना कौन सा BCC बनाता है, कौन सा एटम, वो आयरन है कि जिंक है, जो भी बनाता हो वो लिख रखा होगा कि आयरन इज अरेंज इन BCC स्ट्रक्चर। तो समझ जाना M की वैल्यू कितनी लेनी है? 26 लेनी है, isn't it? सॉरी 56 लेनी है, आयरन 56 होता है। तो वो लिखा रहेगा कि कौन से स्ट्रक्चर में अरेंज हो रहा है, उसके हिसाब से अपना जो एटम होगा उसके हिसाब से M की वैल्यू ले लेना। Na की वैल्यू पता ही है, और A की वैल्यू भी एग्जाम में दे रखी होगी। लेकिन याद रखना बेटा, A की वैल्यू ये तो या तो एंगस्ट्रॉम में देते हैं या पिकोमीटर में देते हैं, तो आपको उसको सीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप कन्वर्ट किए बिना डाल दोगे तो क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा तुमसे। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू सीधा लिख देते हैं 10 की पावर -10। भैया उसको कोई मतलब नहीं है सेंटीमीटर के मीटर।
तो उसे तो बस आंसर लाना है, लेकिन आंसर सारे दे रखे हैं ग्राम पर सीसी में। तो ग्राम पर सीसी में मतलब क्या होगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मतलब आपको ये माइनस 10 ले रहे, तो मतलब क्या, ये मीटर है, आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, क्या करोगे, तो -8। बात समझ में आ रही है? और वहां पे लिखा होगा 1 पिकोमीटर, तो 1 pm का मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं है, 1 पिकोमीटर है। तो ये हो जाता है 10 की पावर -12 क्या मीटर, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। लिख लो कहीं पर इसको, गलतियां यूनिट में करते हैं बच्चे। लिख लिया सर। ठीक है, चलो तो यहाँ तक हो गया तुम्हारा। अब स्टार्ट करते हैं एफसीसी। 5 मिनट के अंदर, थोड़ा सा बचा हुआ है टाइम, 2 मिनट तो कर लेते हैं इसको। जल्दी बताओ लेटेस्ट पॉइंट, जल्दी फटाफट लेटेस्ट पॉइंट जल्दी बताओ। फेस सेंटर सर फेस सेंटर कॉर्नर और कॉर्नर। अच्छा, कंट्रीब्यूशन क्या है, तो एक का होगा 1/2 इंटू 6 और दूसरे का कितना है बताओ, 1/8 इंटू 8 कितना हो जाएगा जेड का वैल्यू, तो 1/2 इंटू 6 प्लस 1/8 इंटू 8 कितना हो जाएगा बेटा, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे 3 कौन दे रहा है, तो फेस सेंटर दे रहा है, 1 कौन दे रहा है, कॉर्नर। क्या आसान है तुम्हारे लिए ये वाला? यस सर। यस सर। जल्दी कॉपी करो। अच्छा, अब मुझे बस इसका एक और आंसर कर दो। नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर जो होगा वो कौन सा लिख रहा है, देखो यहाँ पर तो दिख रहा है मेरे को, अब फेस सेंटर टच में है कॉर्नर के, इजंट इट? देख रहे हो? अब यहाँ पर फेस सेंटर टच में किसके बताओ, कॉर्नर के हैं। और अब यहाँ पर कॉर्नर टच में नहीं है, और बॉडी सेंटर में कुछ है ही नहीं, इजंट इट? बॉडी सेंटर में तो कुछ है ही नहीं। तो वैसे केस में अगर कोई पूछेगा टचिंग कंडीशन क्या है, तो क्या बोलोगे? तो टचिंग कंडीशन जो मुझे लग रहा है, ये R हो गया, ये 2R हो गया बेटा, बोलो। और फिर ये वाला क्या हो गया, R हो गया, कितना हो गया, 4R हो गया। अच्छा, अब अगर ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक A है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर साइड लेंथ इसका A है, तो आप मुझे बताओ, अगर ये डिस्टेंस तुम्हारा A है, तो आप मुझे बताओ ये डिस्टेंस क्या होगा इन टर्म्स ऑफ A? √2a। मैं क्या लिख सकता हूँ टचिंग कंडीशन में? वेरी गुड। तो ये डिस्टेंस हो गया कितना बेटा, ये डिस्टेंस हो गया √2a, राइट? तो अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, R + 2R + R मतलब 4R = √2a। टचिंग कंडीशन हो गया, जल्दी बताओ। यस। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर टचिंग कंडीशन √2a है और टचिंग कंडीशन √2 है, तो नंबर ऑफ जो नियरेस्ट नेबर है वो कौन से डिस्टेंस पर है? √2a/2 भैया, आधा डायगोनल लोगे ना, 4 क्यों कर रहे हैं? हाँ सर। √2a/2 मतलब क्या हो गया, a/√2। अच्छा, आप मुझे बताओ, अगर रिलेशन फेस के साथ डेवलप हो रहा है, तो आप मुझे बताएंगे कितने होंगे नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर? 6। फेस के साथ फेस यही तो है फेस वाला रिलेशन। कितना है? 12 नहीं आया? आगे सर बोलो, सारे रामायण पढ़ गए, सीता किसकी पत्नी है, अभी भी कंफ्यूज हो? तो अगर फेस के साथ रिलेशन चल रहा है तो कितना होना चाहिए? 12 आंसर होना चाहिए, इजंट इट? 12 ही होगा ना बेटा। और 12 करके दिखा भी सकते हैं, कैसे? देखो, इस वाले कॉर्नर के रेस्पेक्ट में निकालो, और मैंने आपको बोला था चाहे तुम किसी भी लैटिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकालोगे, आंसर क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर का, सेम ही आएगा। तो चाहे तुम फेस सेंटर के रेस्पेक्ट में निकालो या कॉर्नर के रेस्पेक्ट में निकालो, आंसर क्या होगा बेटा? आंसर क्या होगा? सेम ही होगा। बोलो, अब आप मुझे बताओ, एक क्यूब के अंदर कितने ऐसे फेस हैं जो कि नेबर हैं? जल्दी बताओ, कितने ऐसे हैं फेस? एक वाला ये फेस, दूसरा फेस और तीसरा फेस। बोलते ही नहीं कोई लोग। सर एक बार इससे रिस्पेक्ट में निकाल। अगर ये तुम्हारा वो एटम है जिसको तुम फोकस कर रहे हो, तो भैया ये वाला कॉर्नर 1 नंबर, सॉरी ये वाला फेस 1 नंबर, ये वाला फेस 2 नंबर, ये वाला फेस क्या, तीसरा नंबर? तो 3 फेस क्या है, नियरेस्ट नेबर हैं। एक क्यूब में अगर 3 आ रहे तो 8 में कितने आएंगे? 24। लेकिन 24 का क्या करोगे? आधा लोगे। क्यों?
क्योंकि ये वाला फेस सेंटर, इसका फेस सेंटर तो है ही है, ऊपर वाले का भी है। यस सर। ये वाला फेस सेंटर, इसका फेस सेंटर तो है ही है, इसके बाद वाले का भी है। यस सर। ये वाला फेस सेंटर, इसका फेस सेंटर तो है ही है, इसके बाद वाले का भी है। यस सर। तो मतलब डबल डबल काउंट हो गया भाई। यस सर। तो आंसर क्या करोगे? 12। तो यार थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जहां भी फेस सेंटर रिलेशन में आ रहा, आंसर क्या करोगे? 12 कर दोगे? 12 करेंगे सर। अब बार बार काउंट करोगे एग्जाम हॉल में बैठ के? क्या बताओ, उतना No, टाइम sir. है अपने पास वहां पर? No, मैं sir. तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिस में लाना चाह रहा हूँ, तुम फिर से वहीं पहुंच जाते हो। जल्दी बताओ टचिंग कंडीशन क्या है? जल्दी बताओ टचिंग कंडीशन क्या है भैया? 4R equal to √2a। बिल्कुल समझ में आ गया, एकदम सिंपल है। यस सर। कौन सा है वो 4R? तो ये वाला सर R, ये वाला R, मैं दोबारा से बताता हूँ, बाद में पूछते हो आप लोग। ये वाला R हो गया, ये वाला बेटा क्या हो गया? 2R हो गया, और ये वाला क्या हो गया? R हो गया। और यहां से लेके यहां तक अगर साइड लेंथ A है तो ये कितना होता है? ये √2a के इक्वल भी होता है कि नहीं? तो 4R इक्वल टू √2a आ गया। अच्छा, अब मुझे बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर 12 समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 का मतलब हो गया, मतलब हो गया डिस्टेंस क्या होगा इसका? √2a। हाँ, √2a सर। √2a या √2a/2? √2a/2 बाई 2 करेगा ना बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक √2a, तो आधा क्या होगा? √2a/2 होगा ना। √2a/2 यस। भाई दो सेंटर का बीच का डिस्टेंस देखते हैं ना, कितना हो जाएगा? ये a/√2 डिस्टेंस। बात समझ में आ गई? यस सर। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछो। सर Next मैं ना neighboring। अभी तो ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, पर सर टेस्ट देने सेंटर पे आना ज्यादा बेटर रहेगा ना? हाँ हमेशा, अगर किसी के पास सेंटर का एक्सेस है, आसपास है, तो जाके दे दो। ऐसा कुछ नहीं है कि टेस्ट सेंटर पे ही अच्छा है। मैं बस ये बोलूंगा कि सेंटर पे चीटिंग नहीं करते इन जनरल बच्चे। और अपन देखो दुनिया में क्या है ना, अपन इंसान ही है, कुछ भी है तो इंसान है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं से नंबर अगर अच्छे आ जाते हैं, चाहे वो भले ही स्टार्टिंग में अपन चीटिंग कर लेते हैं, बाद में हम उस पर बिलीव करने लगते हैं कि हाँ ये मेरे मार्क्स हैं, ऑल्दो चीटिंग के मार्क्स होते हैं। तो जो बच्चा चीटिंग नहीं करता है वो तो घर से भी दे दे, कोई दिक्कत नहीं। बट जिसको लगता है कि मैं चाह के भी नहीं रोक पाता अपने आप को, ऐसा बहुत सारी एक्टिविटी लाइफ में होती है जिसको हम चाह के भी नहीं रोक पाते, ठीक है? उसके लिए जरूरी नहीं है अच्छा इंटेंशन होना, ये अपने हैबिट में होता है, नेचर में होता है। तो मैं जैसे था कि मैं कहीं भी बिठा दो, एक क्वेश्चन दे दो या 10 क्वेश्चन दे दो, आसपास विद्वान को बिठा दो, मैं करता था खुद से। भले ही नहीं बनेंगे, 1 नंबर आएंगे मेरे अपने होंगे एक्सेप्टेड। तो कुछ बच्चे ऐसे नहीं होते, कुछ बच्चे हेल्प ले लेते हैं और नहीं चाहते हुए भी हेल्प ले लेते हैं। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो हेल्प लेने का सोचता है, वो प्लीज सेंटर पे आ जाए। और जो बच्चा, या फिर कुछ ऐसा करो कि आइसोलेशन में एग्जाम दे पाओ। और जो बच्चा सेंटर तक, जो बच्चा चीटिंग नहीं करता है, तो जरूरी नहीं है, आराम से घर से पेपर दो, चलेगा। सर इस संडे टेस्ट होगा? टेस्ट कब है सर? सर इस पूरे साल का टेस्ट का शेड्यूल मिलेगा अभी आपके उसी बोर्ड डैशबोर्ड पे आ जाएगा नोटिफिकेशन के तौर पे, ठीक है? पूरे साल का, अभी इस वीक नहीं होगा। और सर मॉड्यूल्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है? मॉड्यूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है बाय 25 अप्रैल, ठीक है? आपके घर तक डिलीवरी होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन यहाँ डिलीवरी हो जाएगा। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने हैं आपको, ठीक है बेटा? अगर कोई फोन करके बोलता है एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे हैं, तो बिल्कुल गलत बोल रहा है वो। कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है इसमें, सब उसी के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है? नेक्स्ट नेबरिंग कौन सा होंगे? नो कुरियर चार्ज नथिंग, ठीक है बेटा? सर अब DPP 1 कर लें सेंटर्स इसके के बाद? आसपास सर रहने के लिए कुछ हाँ नहीं मिल रहा है। DPP 1 कर लो, एकदम आराम से कर लो। DPP 1 जॉय कर लो फटाफट। DPP 1 कर लो। नेबरिंग कैसे निकालने हैं इसकी आगे की? इसके बाद होमवर्क क्या करना है, इसके बाद निकालो नेक्स्ट नियरेस्ट, निकालो नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट, निकालो, सब खुद से निकालो, सोचो। सर ठीक है? DPP 2 होगा सर अभी? DPP 2 मैंने देखा नहीं है, मैं देख के बता सकता हूँ। DPP 2 भी शायद हो जाएगा। ओके सर। DPP 1 तो हो जाएगा आराम से, जो नहीं होगा पूछ लेना मेरे से। हाँ 11th का थर्मोडायनामिक्स आप YouTube पे डालोगे क्या? यूट्यूब पे डालूंगा। सर आपने पी ब्लॉक नहीं डाला? मैं पी ब्लॉक पढ़ाता ही नहीं हूँ, पढ़ा रहे हैं एक सर, वो डाल देंगे अपना पी ब्लॉक। सर फिजिक्स के नोट्स नहीं मिल रहे माय क्लासरूम चैनल पे। आ रहे हैं सर। माय क्लासरूम में क्या हुआ पता है? एक तुम लोग ना, मतलब क्या ही बताऊं, एक बच्चा इतना ये है, मतलब ये यूट्यूब की जनता ना बड़े अजीब सी हो जाती है। एक ने सिस्टम हैक कर दिया, एक ने उसी को हैक कर लिया है, क्या नाम है,
जो बनाया था ना उसका गूगल सीट, उसको हैक कर लिया एक ने। कितना दिमाग लगाते हैं भाई, मानना पड़ेगा। एक दो तो आता ही इसलिए कि ताकि दो बातें बोल के जा सके। टाइम वेस्ट कर रहा है अपना फालतू में। यस सर, बहुत स्पैमर्स हैं। पढ़ने वाले बच्चे सर सेंटर के आसपास रहने का कोई जगह नहीं मिल रहा है सर। रहने के आसपास नहीं मिल रहा जगह अभी इसके लिए। तो कहाँ पे आपका सेंटर हुआ है? नेटवर्क सेक्टर 4 है ना आपका? यस सर, नोएडा सर। एक काम करो ना, इंदिरापुरम कर लो, वहां मिल जाएगा। मैं सेंटर शिफ्ट करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इंदिरापुर में बहुत सारे हैं पीजी। सर ऐसा भी सर ढूंढे सर, ओखला में फ्लैट है सर, बस अप एंड डाउन लगेगा सर। नहीं, ओखला वो बहुत दूर हो जाएगा बेटा, आप इंदिरापुरम शिफ्ट करवा लो। और मैं वहां पर आसपास बहुत सारे पीजी मैं शिफ्ट करवा देता हूँ। ओके सर। ठीक है, ओखला बहुत दूर हो जाएगा। भिलाई में तो सारे टीचर्स ऑफलाइन ही टीच करते हैं ना, सेंटर पे से ही सेंटर पे बस टीचर होते हैं डाउट सॉल्विंग के लिए, और कुछ नहीं होता। हम लोग नहीं होते वहां पे। तो आप सेंटर पे कोई भी जा सकता है। हाँ, अगर आपके आसपास जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन डाउट सॉल्विंग के लिए जा सकते हो। क्लास तो आपको घर से लेना है ना। सेंटर पे जाकर क्लास ले सकते हो, अगर भीड़ नहीं हो तो जाके पढ़ लो, क्या दिक्कत है? कोई रोकने वाला थोड़ी, कोई नहीं रोकेगा आपको। ठीक है, ओके सर। ओके सर, बाय सर। ओके सर, बाय सर, थैंक यू। हाँ।